अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 को डिस्कस कर रहे हैं। और जो बच्चे हमारे टेस्ट सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पर रब्ता कर लें, उनको नोट्स वगैरह भी साथ मिल जाएंगे। और इसके अलावा आज जो है वो हम लोग सेक्शन 91 से लेकर सेक्शन तकरीबन 134 तक को डिस्कस करेंगे, और ये सेकंड लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फायदा होगा। जी, सेक्शन 91 है क्या? रेमेडीज ओपन टू पर्सन डिनाइंग हिज लाइबिलिटी फॉर एन एरियर। अगर कोई शख्स जो है वो एरियर की लाइबिलिटी यानी कि लैंड रेवेन्यू के जो एरियर है उसकी लाइबिलिटी को डिनाई करता है, वो कहता है मैंने तो पैसे भाई दे दिए, या कोई भी मामला है वो अमाउंट डिस्प्यूटेड होगी, वो कहता है जी वो लंबरदार आके मुझसे ले गया, या कोई और बात कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा, वो क्या करना पड़ेगा? पर्सन डिस्प्यूटिंग एरियर मस्ट फर्स्ट पे इट। तो सबसे पहले तो उसने पे करने हैं। मिसाल के तौर पे एक शख्स का जो लैंड रेवेन्यू है वो बनता है 50,000 रुपए। पर्सन है एक, सबसे पहले तो वो इसको पे कर देगा, लेकिन अकेला पे नहीं करेगा। पेमेंट मस्ट बी मेड अंडर प्रोटेस्ट। उसके साथ एक प्रोटेस्ट भी फाइल करेगा। ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होगा। ये प्रोटेस्ट क्या है? ये एक डॉक्यूमेंट है जिसपे ये लिखा होगा कि जी मैं पैसे तो पे कर रहा हूँ लेकिन ये मेरी लाइबिलिटी बनती नहीं है। तो आप जो है इसके ऊपर उसका एग्जैक्ट फॉर्मेट होता है कि प्रोटेस्ट जो है वो क्या है। तो प्रोटेस्ट जो है उसके ऊपर उसको जो है बाकायदा रिसीविंग मिलती है कि उसने कितने पैसे पे किए हैं, किसने रिसीव किए हैं, कहाँ पे हुए हैं। बैंक में रिसीव हुए हैं तो साथ साथ बैंक की जो है वो रसीद वगैरह लग जाती है। इन राइटिंग होता है, ठीक है जी, रिटर्न में, साइंड बाय हिम और हिज एजेंट एट द टाइम ऑफ पेमेंट। एट द टाइम ऑफ पेमेंट जो है वो या उसका एजेंट जो है उसको साइन करता है। उसके बाद वो क्या करता है कि ये जो उसके पास प्रोटेस्ट होता है इसकी कॉपी साथ लगाता है। ठीक है, जो रसीद जमा कराई है उसकी कॉपी लगाता है। आफ्टर दैट ही कैन फाइल अ सूट फॉर रिफंड। फिर वो एक सिविल सू फाइल करेगा। ठीक है, एक सिविल कोर्ट के अंदर सू फाइल करेगा, केस फाइल करेगा कि मुझे ये मेरे पैसे वापस किए जाएं, ये पैसे मेरे नहीं बनते थे। अब आप अंदाजा लगाएं कि वो, अगर उसको वाकई ये लगता है कि पैसे उसके नहीं बनते और उसको पे नहीं करने, तो भी फर्स्ट जो है वो उसको पे करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, बिकॉज अगर ये प्रोटेस्ट वाली जो ये जो पावर है या प्रोटेस्ट वाली जो प्रोविजन है इसको ओपन छोड़ दिया जाए तो हर शख्स जो है प्रोटेस्ट करके बैठ जाएगा और वो कहेगा कि जी मैं पे नहीं करता, मैं प्रोटेस्ट बाद में सबमिट करता हूँ। तो इस चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि बेटा पहले तो आप पे करें, उसके बाद फिर आप आए प्रोटेस्ट वाली साइड पे। तो अगर वाकई जो है वो आप जो है वो आपका जो डिमांड है वो बिल्कुल ठीक है तो फिर आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। अदरवाइज जो है वो सरकार के पास पैसे तो वैसे जमा हो चुके हैं। सू लाइज इन द सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट में सू फाइल होगा। जुरिस्डिक्शन क्या? सिविल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जिस डिस्ट्रिक्ट में है वहां की जो भी सिविल कोर्ट है वो इसको केस को सुन सकती है, इसको ट्राई कर सकती है। तो उम्मीद है कि 91 आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा भाई, प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल। प्रोक्लेमेशन ऑफ, मिसाल के तौर पे अब कल हमने पढ़ा था कि सबसे पहले नोटिस दिया जाता है, फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, फिर जो है वो लैंड किसी और को दे सकते हैं, वो कलेक्टर अपने पास जो है वो लैंड को विद हेल्ड कर लेता है, उस पर कोई एजेंट बिठा देता है, लैंड जो है वो किसी को सेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारे काम क्यों किए जा रहे हैं? उससे रिकवरी करने के लिए, लैंड रेवेन्यू की रिकवरी करने के लिए। तो ये भी जो है वो रिकवरी के अंदर ही एक तरीका है। अगर वो किसी भी तरीके से पे नहीं कर रहा और आपको उसकी प्रॉपर्टी सेल करना पड़ रही है, तो उस सूरत में सबसे पहले आप क्या करेंगे? प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल आफ्टर सैंक्शन। सबसे पहले तो आप बोर्ड से अप्रूवल लेंगे। किससे? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो जब उसने सैंक्शन कर दिया यानी कि उसने अप्रूवल दे दी, द कलेक्टर, आप अप्रूवल में क्या होगा? आप ये बताएंगे कि एक पर्सन है उसका नाम ए है और वो लैंड रेवेन्यू पे नहीं कर रहा, तो आप हमें इजाजत दें कि हम उसकी प्रॉपर्टी को सेल कर दें। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जारी बात है इजाजत दे देगा। द कलेक्टर मस्ट इशू अ सेल प्रोक्लेमेशन। एक सेल प्रोक्लेमेशन वो इशू करेगा, वो एक डॉक्यूमेंट होता है। सही है, एक सेल प्रोक्लेमेशन डॉक्यूमेंट होता है। उस पर क्या क्या लिखा होता है? डेट लिखी होती है, टाइम प्लेस, प्रॉपर्टी की डिटेल लिखी होती है, एरियर है, इनकम्बरेंस वगैरह की डिटेल लिखी होती है, यानी कि कितने एरियर इसके जिम्मे रहते हैं, रिकवरी अमाउंट लिखी होती है, ये सारा कुछ इसके ऊपर लिखा होता है। ठीक है, यानी कि आप ये समझ लें कि वो एक तरह का सेल का नोटिस होता है। इसमें ये बताया गया होता है कि ये इसकी जो है वो यहाँ पे फलां टाइम में कलेक्टर ऑफिस के सामने या फलां जगह पे या फलां मौजे के अंदर फलां गांव के अंदर जो है वो इसकी नीलामी होनी है। तो जो जो लोग जो है वो साहब आना चाहते हैं, इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो वो आ जाए। सेल मस्ट बी हेल्ड एट द कलेक्टर ऑफिस। कलेक्टर के ऑफिस में या फिर अनदर प्लेस फिक्स्ड नियर द प्रॉपर्टी, या फिर प्रॉपर्टी के नजदीक कोई भी जो है वो प्लेस हो सकती है। कोई अराजी रिकॉर्ड सेंटर हो सकता है वहां पे, या कोई वहां पे कोई और सेंट्रल प्लेस हो सकती है। तो वहां पर क्या होगा? वहां पे प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल हो जाएगी। तो अभी अभी हमने सिर्फ प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल की बात की है। प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल क्या है? कि वो नोटिस जो है वो दिया जाएगा, ठीक है, सेल का जो है वो ऐलान किया जाएगा और वो हर जगह पे लगा दिया जाएगा उसको, और सारी पार्टीज जो है उनको भेज दिया जाएगा।
उसमें कोई भी आके, वो ओपन बिड होती है, कोई भी आके जो है उसमें हिस्सा ले सकता है। 93 की बात करें, इंडेमनिटी टू रेवेन्यू ऑफिसर्स विद रिस्पेक्ट टू कंटेंट्स ऑफ प्रोक्लेमेशन। वो कहता है कि अगर कोई रेवेन्यू ऑफिसर किसी की प्रॉपर्टी इस तरह से लैंड रेवेन्यू के एरियर को रिकवर करने के लिए बेच दे, तो उसको इंडेमनिटी हासिल है, ठीक है, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। A revenue officer is not liable for errors, misstatements, omissions in the sale of proclamation under section 92 unless done dishonestly। कहते हैं कि अगर कोई उनसे गलती हो जाती है, कोई मिसस्टेटमेंट हो जाती है, कोई ओमिशन, कोई एरर वगैरह, ठीक है। एक एरर ऑफ ओमिशन होता है और एक एरर ऑफ कमीशन होता है। ओमिशन वो होता है जो इनोसेंटली होता है, एरर ऑफ कमीशन वो होता है जो जानबूझ के किया जाता है। तो अगर कोई एरर ऑफ ओमिशन है तो कोई मसला नहीं है। इन अ सेल प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 92, पिछला सेक्शन, और अनलेस डन डिसऑनेस्टली, लेकिन जो है अगर डिसऑनेस्टली से ना किया गया हो, ये ना हो कि वो जानबूझ के वो अपना कोई फ्रंट मैन रखा हो, उसे कहो कि ये जो जमीन है ये सस्ते दामों बिक रही है तो तुम खरीद लो इसको। तो इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अदरवाइज जो है वो इनको इंडेमनिटी हासिल है, इम्यूनिटी हासिल है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाकी तमाम एक्ट्स के अंदर हमने इम्यूनिटी या इंडेमनिटी वाली क्लॉज जो है वो पढ़ी है। 94 की बात करते हैं जी, पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। अब ये जो प्रोक्लेमेशन है, इसको पब्लिसाइज भी करेंगे, सारी बात है, अफिक्स करेंगे मुख्तलिफ जगहों पे। कॉपी ऑफ सेल प्रोक्लेमेशन मस्ट बी सर्व्ड ऑन द डिफॉल्टर। एक तो डिफॉल्टर को उसका नोटिस जाएगा, वो भी उसी तरह से जैसे ऊपर उन्होंने बताया कि पर्सनल जो है उसकी सर्विस की कोशिश करेंगे, नहीं होता, उसके किसी रिश्तेदार को दे देंगे, फिर भी वो नहीं लेते तो उनका जो मकान है, प्रॉपर्टी है, वहां पे लगा देंगे, ठीक है। और अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो फिर जो है जिस इलाके में वो रहता है वहां पे लगा देंगे, कहीं कोरियर के जरिए भेज देंगे, यानी किसी भी तरह से जो है उसकी डिलीवरी को उसको यकीनी बनाएंगे। अफिक्स्ड इन तहसीलदार ऑफिस, तहसीलदार के ऑफिस में लगेगा, ठीक है। और एंड पोस्टेड टू द कलेक्टर ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस को भी इसकी कॉपी चली जाएगी ताकि कलेक्टर को पता चल जाए कि ये काम होने जा रहा है। इट मस्ट ऑल्सो बी पब्लिश्ड एज पर सेक्शन 26। ये सेक्शन 26 के तहत जो है वो क्या किया जाएगा, इसको पब्लिश किया जाएगा। एंड एनी अदर वे कलेक्टर डीम्स फिट, वो ऊपर जो मैंने आपको तरीकाकार बताया कि उसको पब्लिसाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं जो हमने पढ़े थे शुरू शुरू में, तो वो कोई भी तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है जो सूटेबल हो उस वक्त के लिहाज से। अब इसके बाद है हमारे पास, अ कॉपी मस्ट ऑल्सो बी पोस्टेड इन द ऑफिस ऑफ द स्टेट वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, ठीक है। तो स्टेट का जो ऑफिस है, वो मोजे का जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर वगैरह है, वहां पर भी भेज दी जाएगी जहां पे वो प्रॉपर्टी लोकेट कर रही है। तो ये था जी पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। इसके बाद है टाइम एंड कंडक्ट ऑफ, टाइम एंड कंडक्ट ऑफ सेल क्या होगा। सेल कैन नॉट बी हेल्ड ऑन फ्राइडे और हॉलीडे, ये एमसीक्यू का एक पॉइंट है, ध्यान में रखिएगा। फ्राइडे को या हॉलीडे को नहीं हो सकती। और बिफोर 30 डेज ऑफ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन अगर आपने 1 जैन को की है, ठीक है, तो आप 31 जैन से पहले जो है वो सेल नहीं कर सकते। यानी कि प्रोक्लेमेशन करने के 30 दिन के बाद, 30 डेज के बाद आप क्या करेंगे, आप इसको सेल करेंगे, यानी बिडिंग जो होगी कम से कम उसमें इतना टाइम दिया जाएगा, कम से कम 30 दिन का टाइम। और उसके बाद है सेल मस्ट बी पब्लिक, जेन में रखिएगा, सेल पब्लिक प्लेस पे होगी। ऐसा नहीं है कि नंबरदार के घर में वो सेल हो जाए, ठीक है, बैठ के वहां पर, या किसी और जगह पे बैठ के, या किसी दफ्तर में, तहसीलदार के दफ्तर में बैठ के वो खुद ही जो है बिडिंग वगैरह कर लें अपने बंदे खड़े करके। इस तरह नहीं होगा, सेल पब्लिक प्लेस पे होगी, कोई भी आके वहां पर बोली दे सकता है। कंडक्टेड बाय द कलेक्टर और रेवेन्यू ऑफिसर, या तो कलेक्टर करेगा या उसकी जगह कोई रेवेन्यू ऑफिसर, आमतौर पे तहसीलदार वगैरह करते होते हैं, अपॉइंटेड बाय हिम, जो भी कलेक्टर ने अपने बिहाफ पर जिसको अपॉइंट किया है। अच्छा भाई, पावर टू पोस्टपोन सेल, द कलेक्टर मे फ्रॉम टाइम टू टाइम पोस्टपोन द सेल फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। तो जो कलेक्टर है ना, वो सेल को पोस्टपोन भी कर सकता है किसी भी रीजन की वजह से। मिसाल के तौर पे जी अमनो अमान का खतरा जो है वो बन गया, वो बंदा जो है वो उसने उसने अपने आप को जो है वो अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगाने की कोशिश की, ठीक है, या इस तरह के कोई और काम करने की कोशिश की, या वो बंदे इकट्ठे करके ले आया, या कुछ और हो गया, अमनो अमान का मसला बन गया, तो कलेक्टर जो है ना वो इसको पोस्टपोन कर सकता है। या फिर ऐसा भी होता है कि वो आके जो है वो कलेक्टर के पाँव पड़ गया कि मैं आपको 15-20 दिन के अंदर जो है वो सारे पैसे दे देता हूँ, बराए मेहरबानी मेरी जमीन जो है इसको नीलाम ना करे। तो इस तरह की मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं जिसकी बेस पे कलेक्टर उसको नीलाम करने से रोक सकता है, पोस्टपोन कर सकता है, मुलतवी कर सकता है। अच्छा, उसके बाद है जी स्टे ऑफ सेल। स्टे ऑफ सेल का मतलब होता है सेल को रोक देना, स्टॉप कर देना। इफ बिफोर ऑक्शन बिडिंग एंड्स, ऑक्शन और बिडिंग वाले दिन भी अगर वो शख्स जो है वो भागा भागा आ जाता है, अपने साथ 2-4 बंदे ले आता है मौजिज, और वो कहता है कि जी मेहरबानी करें, मुझे पता ही नहीं था, मुझे तो इसका नोटिस ही नहीं मिला कि मेरी जमीन के साथ ये होने वाला है, आप मेरे पास पैसे मौजूद हैं, आप ले लें तो मेरी जान छोड़ दे। The defaulter or an interested person pays the arrear of the recovery cost or proves payment, the sale must be stopped। लेकिन इस वक्त जो भी है वो सेल, जारी बात है, वो जो डिपॉजिट करेगा वो कलेक्टर की
अप्रूवल के साथ, सैंक्शन के साथ जो है वो करेगा। बिकॉज देखिए ना, इतनी बड़ी बात है, वो कलेक्टर पहले उसको सुनेगा कि भैया आपने इतने अरसे से क्यों नहीं जमा करवाया, क्योंकि अब यहाँ पे सेल प्रोक्लेमेशन हो गई, सारों को इन्वॉल्व होना पड़ा, कलेक्टर कमिश्नर तक आपने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से अप्रूवल ले ली, तो इतना सारा कुछ करना पड़ा। और इसके और जो है वो बड़े आराम से जो लैंड ओनर है वो आके ये कहता है कि जी मुझे तो पता ही नहीं था। तो पहले वो अप्रूवल लेगा, फिर पैसे जमा होंगे। मस्ट पेज द एरियर, अगर वो एरियर जमा करा देता है और प्रूव्स पेमेंट, या फिर वो ये कह देता है, ये प्रूव कर देता है कि भाई ये तो पेमेंट मैंने की हुई है, ये देखें मेरे पास रसीद मौजूद है, आपका जो फलाना नंबरदार है उसको मैंने पैसे दे दिए थे। तो वो कहेंगे जी नंबरदार को पकड़ें, नंबरदार को पकड़ेंगे तो वो कहेगा हाँ बिल्कुल इसने पैसे तो दे दिए, या वो मुकर जाएगा, या कोई और मामला होगा, तो वो फिर बात की बात है। तो वक्ती तौर पे क्या होगा कि जब तक ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता, तब तक सेल जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो ये भी जो है वो पावर कलेक्टर के पास मौजूद है कि वो सेल को स्टे कर सकता है, स्टॉप कर सकता है। यहाँ स्टे का मतलब है स्टॉप। देन आ जाता है हमारे पास सेक्शन 98, डिपॉजिट बाय परचेजर इन केस ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? उसकी जमीन है, उसका घर है, उसकी दुकान है। ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर इनकी जो है वो कुर्की हो रही है, अगर इनकी जो है वो इनको जब्त करके इनकी आगे बिडिंग हो रही है, तो डिपॉजिट बाय परचेजर इन केस ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, द हाईएस्ट बिडर मस्ट इमीडिएटली डिपॉजिट 25%। ये तो आपको पता ही है कि बिडिंग किस तरह से होती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जिसने हाईएस्ट बिड दी है, मिसाल के तौर पर उसने हाईएस्ट बिड दी है 1 मिलियन उस जमीन के लिए, तो उसका 25% कितना बनता है बच्चों? उसका 25% बनता है 2,50,000। वो इमीडिएटली एट द स्पॉट उसको पे करना पड़ेगा ऑफ द बिड अमाउंट विद द सेल ऑफिसर। जो भी सेल ऑफिसर होगा, अपॉन पेमेंट ही इज डिक्लेयर्ड एज परचेजर। जब वो पेमेंट कर देगा तो उसको परचेजर डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि हाँ अब ये परचेजर है। लेकिन क्या इस वक्त जमीन या मकान या दुकान इसके नाम लगा दी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ उसको ये डिक्लेयर किया जाएगा कि इसने 25% पे किया गया, नाउ ही इज अ परचेजर। अब उसको टाइम दिया जाएगा कि आपने इतने दिन के अंदर अंदर जो है वो बाकी पैसे जमा करवाने हैं। अगर वो जमा करा देगा वेल एंड गुड, अदरवाइज उसका ये जो 25% है ये जब्त हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और लाइन लिखो, सब्जेक्ट टू एनी लीगल राइट ऑफ प्रीएम्प्शन। प्रीएम्प्शन कहते हैं हक शुफा को। बच्चों हक शुफा क्या होता है? हक शुफा ये होता है कि आपकी कोई जमीन है और आप उसको बेचना चाह रहे हैं, आपका घर है, आप उसको बेचना चाह रहे हैं, तो जो पहला राइट है वो आपके जो राइट लेफ्ट नेबर हैं उनका है। इसको हक शुफा का है, प्रीएम्प्टिव राइट कहा जाता है। प्रीएम्प्टिव राइट, हक शुफा। तो वो आपकी सेल को रुकवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप घर बेचने जा रहे हैं, आपके आपका जो घर है वो आप बेचना चाह रहे हैं, आपके राइट साइड वाला या आपके लेफ्ट साइड वाला उठ के जो है वो आपको कहता है, पहले तो वो आपको ऑफर करेगा कि जी मुझे बेच दें, आपने बेचना ही है, किसी और को भी देना है मुझे दे दें, तो आपके उसके साथ जो है वो कोई ताल्लुक ठीक नहीं है। तो वो क्या करेगा, एक हक शुफा की जो है वो पिटीशन फाइल कर देगा, एक केस फाइल कर देगा उसमें, और उसके तहत जो है वो सेल रुक जाएगी। कोर्ट जो है वो जब तक फैसला नहीं देती है, तो इस तरह की सिचुएशंस भी हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो कहता है कि यहाँ पे हक शुफा का जो राइट है, सब्जेक्ट टू एनी लीगल राइट ऑफ द प्रीएम्पशन, के यहाँ पर कोई कर सकता है, अगर करना चाहे तो। सारी बात है वो कानून मौजूद है। तो जी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ कि 25% जो है वो इनिशियल पेमेंट करेगा, बिडिंग अगर वो जीत जाता है, हाईएस्ट बिडर जो है, और उसके बाद फिर उस हक शुफा जो है अगर नहीं हुआ तो फिर उसको परचेजर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। 99 में देखें, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फेलियर टू पे द डिपॉजिट इफ हाईएस्ट बिडर फेल्स टू डिपॉजिट 25%। हाईएस्ट बिड तो उसने दे दी लेकिन 25% नहीं निकला उससे, तो अब क्या करेगा भाई? अब जो है वो द प्रॉपर्टी इज री ऑक्शनड इमीडिएटली, इमीडिएटली जो है उसको री ऑक्शन किया जाएगा। इसीलिए अब होता ये है कि बिडिंग स्टार्ट होने से पहले ही उनसे जो है वो एक एक जो है वो डिमांड ड्राफ्ट ले लिया जाता है। ठीक है, या पे ऑर्डर वगैरह ले लिया जाता है, ये स्टार्ट होने से पहले ही। द प्रॉपर्टी इज री ऑक्शन इमीडिएटली एंड डेफिशिएंसी इन प्राइस और एक्सपेंसेस ऑफ द फर्स्ट सेल आर रिकवरेबल फ्रॉम हिज एरिया ऑफ लैंड। अगर वो डिपॉजिट ही नहीं करवा पाता, मिसाल के तौर पर किसी वजह से कि वो कहता है कि जी मेरे पास तो है नहीं, क्योंकि अब तो जो है वो तरीकाकार चेंज हो गया, ये चूंकि बहुत पुराना है। उस जमाने में कैश के अंदर डीलिंग होती थी। ठीक है, उस जमाने में जो है ये डिमांड ड्राफ्ट वगैरह जो है इस तरह की चीजें नहीं थी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता था कि वो बाज़ पे ही नहीं कर पाता था, वो इतनी बड़ी बोली दे देता था, वो बाद में कहता था ओ जी मेरे पास तो पैसे नहीं है। द प्रॉपर्टी इज री ऑक्शन इमीडिएटली, प्रॉपर्टी को इमीडिएटली री ऑक्शन किया जाएगा। एनी डेफिशिएंसी इन प्राइस एक्सपेंसेस ऑफ द फर्स्ट सेल आर रिकवरेबल फ्रॉम हिम। अब ये जो फर्स्ट बिडर है, मिसाल के तौर पे फर्स्ट बिडर है, इसका नाम है असलम। इस भाई साहब ने जो है ना वो जोश में आके सबसे बड़ी बिड दे दी। ठीक है, 10 लाख रुपए। बाद में उसको किसी ने कहा कि भाई इतनी बड़ी बिड दे दी है तुमने, ये जो चीज जो बिकने जा रही है, ठीक है, ये दुकान है, ये प्रॉपर्टी है, ये तो 6 लाख से ज्यादा की नहीं है। तो उसने कहा वाकई मेरे से गलती हो गई है। अब वो कहता है कि जी मैं 25% पे नहीं कर सकता। तो
कलेक्टर साहब कहेंगे बेटा इधर आ जाओ, ऐसे आपकी जान नहीं छूटेगी, ठीक है। तो क्या होगा, अब वो जो ऑक्शन के ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो भी इसके खाते पड़ेंगे एक्सपेंसेस। अब ये जो इसने हाईएस्ट बिड लगाई थी 10 लाख रुपए की, उससे कम जितने के ऊपर भी वो बिकेगी, मिसाल के तौर पर वो 10 लाख की बजाय वो बिकती है 8 लाख, कितना नुकसान हुआ, 2 लाख, ठीक है। तो ये जो डेफिशिएंसी है कौन सी, 2 लाख वाली, गवर्नमेंट को 2 लाख का नुकसान हो गया ना दूसरी दफा बेचने से, तो ये असलम साहब ही पे करेंगे। तो ये इस तरह होगा, और इसको एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा। अगर अगर ये पे नहीं करता तो फिर इसकी जो जमीन है, ठीक है, उसको भी सेल आउट किया जा सकता है। तो जान नहीं छूटेगी अगर इस तरह की कोई ऑक्शन के अंदर हिस्सा लेता है ऐसे ही जाके, फॉर द सेक ऑफ के चलें ठीक है एक्सपीरियंस ही हो जाएगा। इसके बाद देखें जी 100 टाइम फॉर पेमेंट इन फुल। अब फुल पेमेंट जो करनी है, देखें इनिशियली उसने क्या किया, 25% पे कर दिया और उसको परचेजर डिक्लेयर कर दिया, लेकिन जमीन अभी उसको ट्रांसफर नहीं की गई। उसकी वजह यह कि अभी उसने रिमेनिंग 75% तो देने हैं, 75% तो रहते हैं अभी। द परचेजर मस्ट पे द फुल परचेज विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर। ये एमसीक्यू का एक पॉइंट, फ्रॉम द डेट ही वाज डिक्लेयर्ड एज परचेजर, जिस डेट को वो परचेजर डिक्लेयर हुआ, परचेजर वो कब डिक्लेयर हुआ, जब उसने 25% पे किया, तो उस डेट के बाद से 30 दिन जो है वो उसको दिए जाएंगे कि 30 दिन के अंदर अंदर ये जमा करा दो और ये ले जाओ। प्रोसीजर इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, द परचेजर मस्ट पे फुल अमाउंट विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर उसने जमा करवाना है एज पर सेक्शन 100। और इफ ही डिफॉल्ट, अगर वो पे नहीं कर पाता, वो कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, 25% डिपॉजिट फॉरफिटेड टू द गवर्नमेंट, जब्त कर लिया जाएगा। गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको भाग के सरकार जब्त कर लेगी। डिपॉजिट में विद कमिश्नर्स अप्रूवल बी यूज टू रिड्यूस द एरियर। अब वो जो उस लैंड के एरियर थे, ठीक है, अब वो जो बेचारा बंदा था वो भी भाग गया, 25% भी उसका जब्त हो गया। अब जमीन के जो एरियर थे ना वो थे टोटल मिसाल के तौर पे 6 लाख, सही है। तो इसमें से ये जो 2.5 लाख है जो हमें आया, जो एक बंदे ने इनिशियल पेमेंट जमा करवाई थी 2.5 लाख रुपए की, तो वो इसमें से हम डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। और बाकी जो लाइबिलिटी है वो कितनी रह गई, वो लाइबिलिटी रह गई 3,50,000 रुपए की। उसके बाद है जी डिपॉजिट में विद कमिश्नर अप्रूवल, ये हो गया। प्रॉपर्टी दोबारा रीसेल की जाएगी, उसी तरह से प्रोसेस दोबारा शुरू होगा, ठीक है, दोबारा प्रोक्लेमेशन और वगैरह वगैरह। डिफॉल्टिंग परचेजर लूजेस ऑल क्लेम ओवर द प्रॉपर्टी, जो डिफॉल्ट जिसने किया अब उसका प्रॉपर्टी के ऊपर कोई क्लेम नहीं है। वो ये नहीं कहेगा कि जी मैंने चूंकि 25% पेमेंट की हुई है तो इसलिए 25% प्रॉपर्टी जो है वो मेरी हो गई है, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी क्लेम नहीं कर सकता, लॉ ने इसको क्लियरली मेंशन कर दिया है, क्लियरली बता दिया है। ये जो जमीनों के केस हैं ये बड़े टेढ़े होते हैं, इसीलिए जो है वो पीरा को इतना जो है उन्होंने एम्पावर करके बनाया ताकि ये इस तरह के जो मसले हैं उसको हल कर सकें। रिपोर्ट ऑफ सेल टू कमीशन, अब सेल हो गई, लेकिन अगर यानी ऊपर जो हमने चीजें डिस्कस की उनमें से कुछ भी नहीं हुआ, उसने 25% दे के डिफॉल्ट भी नहीं हुआ, उसके बाद 75% पे डिफॉल्ट भी नहीं हुआ, और उसने सारी पेमेंट यानी कि 10 का 10 लाख रुपया जो हमने मिसाल ली थी वो पे भी कर दिया। इसके बाद क्या होगा, अगर सेल सक्सेसफुल हो जाती है, एवरी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर दिस चैप्टर शेल बी रिपोर्टेड बाय द कलेक्टर टू द कमिश्नर, तो कलेक्टर जो है वो कमिश्नर को रिपोर्ट करेगा, उसको बता देगा कि ये सेल जो है वो हो चुकी है। अब इसके बाद आ जाता है जी सेक्शन 103, एप्लीकेशन टू सेट असाइड बाय टू सेट असाइड सेल। अच्छा, अब ये सेल को सेट असाइड करने की ये किसके पास पावर है ये भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन टू सेट असाइड, अब जो लैंड का ऑनर था, प्रीवियस ऑनर जिसके पास पहले थी, जो डिफॉल्टर था, कैन बी मेड टू द कमिश्नर, वो कमिश्नर के पास चला जाता है 30 दिन के अंदर अंदर, और वहां जाके कहता है कि देखें जी मुझे तो प्रॉपर मौका ही नहीं दिया गया, मुझे तो इन्होंने बताया ही नहीं है कि मेरे लैंड रेवेन्यू रहते हैं, तो मैंने तो इनको कहा था कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं किसी क्राइसिस का शिकार था, मैं बीमार हो गया था, मेरे घर में कोई मसला मसाइल चल रहा था, सैलाब आ गया था कोई भी रीजनेबल जस्टिफिकेशन, या फिर वो ये कहता है कि इसमें जो इन्होंने सेल किया उसमें कोई इरेगुलरिटी है, इन्होंने मुझे नोटिस ही नहीं पहुंचाया, मैं तो यहाँ पे था नहीं, मैं तो फॉरेन कंट्री चला गया था, मेरा बेटा था उसको पता ही नहीं था, वो अपनी जो है अपनी रिहाइश उन्होंने चेंज कर दी है। यानी वो बताएगा कि किसी वो यानी कि एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन देगा कि यहाँ पे कोई मिस्टेक हुई है, कोई इरेगुलरिटी हुई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, जिसकी वजह से उसको ये लॉस होने जा रहा है, ठीक है। तो ये उसको प्रूफ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो जाके एंड में जाके तो कमिश्नर के पास चला जाए और वहां जाके उससे सेल को सेट असाइड करवा ले। सेट असाइड का मतलब है सेल को रोक देना, साइड पे कर देना, उसको अनल कर देना। कैन बी मेड टू द कमिश्नर विद इन 30 डे ऑफ सेल। ग्राउंड्स क्या है जी, मटेरियल इरेगुलरिटी और मिस्टेक्स इन पब्लिशिंग और कंडक्टिंग सेल, यानी सेल कंडक्ट करने में या उसको पब्लिसाइज करने में। पब्लिसाइज क्या होता है, ये प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल है। सेल वाज नॉट टू बी सेट असाइड अनलेस एप्लीकेंट प्रूव्स दैट द इरेगुलरिटी मिस्टेक कॉज्ड सब्सटेंशियल लॉस। तो सेल को उस वक्त तक सेट असाइड नहीं किया जा सकता जब तक वो प्रूव नहीं कर देता कि इरेगुलरिटी हुई है, कोई मिस्टेक हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। उसके बाद आ जाता है जी आर्टिकल 104, ऑर्डर कंफर्मिंग और सेटिंग असाइड सेल। एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल कैन बी मेड टू द कमिश्नर, कमिश्नर को की जाएगी।
कितने दिन में की जाएगी, 30 डेज में। ये आपके एमसीक्यू का एक पॉइंट है। उसके बाद है ग्राउंड्स, मटीरियल इरेगुलरिटी है। उसके बाद सेल will not be set aside unless applicant proves that the irregularity or mistake caused by substantial loss। ये इसमें थोड़ी सी जो है वो मेरा ख्याल है मिस्टेक है। ये सेक्शन नंबर 103 और 104 जो है वो एक ही जो है वो सेक्शन कॉपी हो गया। चलें इसको जो है वो हम दोबारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद है कि सेक्शन 105। सेक्शन 105 क्या है? रिफंड ऑफ सेल। अच्छा, रिफंड ऑफ सेल क्या? रिफंड और डिपॉजिट ऑफ परचेज मनी व्हेन द सेल सेट असाइड। देखो भाई बच्चों, जब सेल सेट असाइड हो गई तो अब जो न्यू परचेजर था जिसने लैंड परचेज की थी, अब जो सक्सेसफुल बिडर था जिसने पहले 25% पे किया, फिर 75% पे किया, और उसके बाद जो लैंड है वो उसके नाम हो गई, तो फिर उसके साथ अब क्या होगा? अभी लैंड उसके नाम नहीं हुई है, ठीक है, 30 दिन का भी टाइम मिलता है इसके बाद। इफ द सेल इज नॉट कंफर्म्ड और इज सेट असाइड, द परचेजर इज इंटाइटल्ड टू रिफंड। तो परचेजर को रिफंड मिलना चाहिए, जारी बात है। उसने जो 10 लाख रुपया पे किया है, 1 मिलियन पे किया है, वो तो जारी बात है उसको रिफंड होना चाहिए। अब क्या होगा? रिफंड कवर्स आइदर द डिपॉजिट और द फुल परचेज मनी। जो भी उसने दिया है, डिपॉजिट का मतलब है 25%, या फुल मनी मतलब 100% जो उसने पे किए हैं, जो भी पे किया है, ये किया या ये किया, वो उसको वापस मिलेगा। जो भी उसने पे किया, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वाज पेड, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने पे क्या किया है। ऐसा नहीं है कि वो 25% दे के बाद में कहे कि मैंने तो जी 50% लेना है, ठीक है, तो अब मैं ऐसे जमीन नहीं छोड़ता। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसके पास कोई राइट नहीं है। कलेक्टर का फैसला जो है वो फाइनल होगा। कमिश्नर इस सूरत जो सेट असाइड वाला फैसला है वो तो कमिश्नर के पास होगा। उसके बाद सेक्शन 106 है प्रोक्लेमेशन आफ्टर पोस्टपोनमेंट और ऑन रीसेल। प्रोक्लेमेशन आफ्टर पोस्टपोनमेंट और ऑन रीसेल। अच्छा भाई, अब जो प्रोक्लेमेशन है वो अगर सेल पोस्टपोन हो गई है या रीसेल में जा रहे हैं तो कैसे होगी? वो कहता है फ्रेश प्रोक्लेमेशन होगी सेक्शन 94 में, जैसे हमने पढ़ा था वो, और उसी तरह होगी जैसे पहली बार हो रही है। ऐसे ही जैसे पहली बार हो रही है। किस सूरत में? सेल आफ्टर पोस्टपोनमेंट, किसी वजह से पोस्टपोन कर दिया था उसने, हुआ ये कि वो जो लैंड ओनर है वो भागा भागा आ गया, साथ में 2-3 मोअज़्ज़ज़ बंदे ले आया इलाके के, और उसने आके जो है वो मिन्नत समाजत शुरू कर दी, रोना शुरू कर दिया, और कहा कि जी मेरी जमीन है, इसको बेचे ना तो मैं आपको 1 हफ्ते में पैसे दे दूंगा। लेकिन 1 हफ्ते में वो फिर नहीं आया। ऐसी सूरत में क्या होगा? दोबारा बेच देंगे, दोबारा प्रोक्लेमेशन कर देंगे। रीसेल ड्यू टू द परचेजर डिफॉल्ट, ये परचेजर जो है वो डिफॉल्ट कर गया। उसने जो 75% पे करना था उसने वो पे ही नहीं किया, ठीक है, 30 दिन के अंदर अंदर। रीसेल आफ्टर द सेल इज सेट असाइड, या फिर सेल जो है वो पहले सेट असाइड की गई, लेकिन उसके बाद जो है वो रीजनेबल कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिली, जिसकी वजह से दोबारा उसको जो है यानी कि उसने फिर जमा नहीं करवाया। अब कमिश्नर ने ऑर्डर कर दिया कि सेल को सेट असाइड कर देता हूं मैं, उसने टाइम लिया कि जी मैं इतने अरसे में जमा करा दूंगा, लेकिन उसने फिर जमा नहीं कराए पैसे। ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर क्या होगा? रीसेल में चला जाएगा। रीसेल में अगर जाएगा तो जो प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल है वो दोबारा फ्रेश होगी, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह के ये पहली बार सेल होने जा रहा है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 107, प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल पोजेशन एंड सर्टिफिकेशन टू बी ग्रांटेड टू परचेजर। अगर सेल जो है वो सक्सेसफुल हो जाती है, सेट असाइड भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तो क्या होगा? तो उसको जो है वो सेल कर दिया जाएगा। वाकई आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ सेल, सेल कंफर्म हो गई, द कलेक्टर गिव्स पोजेशन, वो पोजेशन उसको दे देगा। जब वो ये सेल कब कंफर्म होगी? जब पहले उसने 25% पे किया था, रिमेनिंग 75% जब वो पे कर देगा, सारे के सारे पैसे पे कर देगा, फिर ये सेल कंफर्मेशन हो जाएगी। तो कलेक्टर गिव्स पोजेशन, वो इसको पोजेशन यानी कब्जा दे देगा, ठीक है, कब्जा दे देगा टू द परचेजर एंड इशू अ सेल सर्टिफिकेट। ये इसका जो है वो ये इसकी चीज का प्रूफ होगा कि इसको सेल सर्टिफिकेट जो है कलेक्टर ने साइन करके दिया है कि फलां दिन को जो है वो इसने ये कलेक्टर से परचेज किया या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से परचेज किया है। विच सर्व एज ए वैलिड ट्रांसफर विदाउट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बगैर ही जो है ये एक वैलिड ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है कि ये जमीन जो है इसके नाम हो गई है। दिस सर्टिफिकेट states that whether the sale was for arrears and any saved encumbrances, ठीक है, कि ये जो जमीन है ये कौन से एरियर्स के अगेंस्ट जो है वो इसको बेची गई है, और इसके ऊपर कोई इनकम्बरेंसेस वगैरह हैं या नहीं। इनकम्बरेंसेस का मतलब है इसके ऊपर कोई बार है, या इसके ऊपर जो है वो कोई रुकावट वगैरह तो नहीं है कहीं। उसके बाद है नो सू इज अलाउड क्लेमिंग द परचेज वाज समन। अच्छा, यहाँ पर ना कोई भी सू भी इसके ऊपर अलाउ नहीं है कि अगर सेल हो गई है उसके बाद जाके कोई जो है ना वो सिविल सू फाइल कर दे कि ये जो परचेज जो है ना ये जिस बंदे ने लिया वो तो उसने अपने लिए नहीं ली, वो तो जी तहसीलदार का बंदा है, उसने जो है वो आगे उसका फ्रंट मैन बन के ले लिया है, तो इन्होंने ये फ्रॉड किया है या कोई और मसला हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी क्या होगा? इस तरह का कोई भी सूट एंटरटेन नहीं किया जाएगा। The certified purchaser gains rents profit and becomes liable for the revenue after confirmation। जो सर्टिफाइड परचेजर है, अब जिसने बाकी सारे पैसे 100% पे कर दिए, अब ये हो गया सर्टिफाइड परचेजर। ये हो क्या हो करेगा? गेन्स रेंट प्रॉफिट, वो रेंट और प्रॉफिट जमीन का ले सकता है, और अब वो लाइबल भी है किस चीज के लिए? लैंड रेवेन्यू के लिए। ये वही लैंड रेवेन्यू है जिसकी वजह से
इस जमीन को नीलाम किया गया। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास 108, सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड पेरिशेबल आर्टिकल्स। अच्छा, पहले तो थी इमूवेबल, अब ये पेरिशेबल है। इसका मतलब है फसल है, फल है उसकी जमीन पे लगे हुए, ठीक है, कोई बाग वगैरह लगाया हुआ है, सब्जियां हैं या कोई और चीज है जो कि पेरिशेबल है, ठीक है। इनके साथ क्या होगा, रूल्स ऑफ सेल फॉर इनमूवेबल प्रॉपर्टी आल्सो अप्लाई टू द मूवेबल प्रॉपर्टी। कहता इनमूवेबल प्रॉपर्टी के जो रूल्स हैं वो सारे के सारे इसके ऊपर अप्लाई होंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, लेकिन पेरिशेबल आइटम के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, एक आइटम जो कि मूवेबल है लेकिन पेरिशेबल नहीं है, वो कौन से हो सकते हैं? वो भी हजार बात है, वो कौन कौन से हो सकते हैं? उसका ट्रैक्टर है, मूवेबल है ना, ट्रॉली है, इसके अलावा बाकी तमाम चीजें हैं, जो उसके पास कोई गाड़ी खड़ी की हुई है उसने, तो ये सारी मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो बाज़ ऐसा होता है कि इसकी ये मूवेबल प्रॉपर्टी भी ले ली जाती है, ठीक है। अगर जमीन वगैरह नहीं है तो ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह उसकी उठा के ले जाते हैं, गाड़ी ले जाते हैं उठा के, उसको जो है वो जब्त कर लिया जाता है। अब इसके बाद वो ये क्या कहता है, कमिश्नर्स पावर अंडर सेक्शन 103 104 आर एक्सरसाइज बाय द कलेक्टर। अच्छा, अब यहाँ पे ना कमिश्नर की जो पावर है सेक्शन 103 और 104 के अंडर जो हमने डिस्कस की थी, से वो सेल को सेट असाइड करने वाली, अब वो कलेक्टर एक्सरसाइज करेगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ चीजें हैं पेरिशेबल, या तो ये फसल है, या ये फल है, या ये सब्जियां। क्योंकि अगर वो कमिश्नर के पास चले जाएंगे ना सेल सेट असाइड करने के लिए या अप्रूवल लेने वगैरह लेने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सब्जी खराब हो जाएगी, फल जो है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर उसकी जो पावर्स है वो कौन एक्सरसाइज करता है? कलेक्टर करता है। कलेक्टर जो है वो चूंकि डिस्ट्रिक्ट में होता है, लोगों के एक्सेस में होता है, तो इसलिए ये पावर इस हद तक पेरिशेबल आइटम्स तक सिर्फ जो है वो इसको दे दी गई है। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। फॉर सेल ऑफ एनिमल्स, अगर एनिमल की सेल हो रही है, ठीक है। अच्छा, बाज बात जो है वो ये होता है कि उसके एनिमल्स को सेल करके भी लैंड रेवेन्यू रिकवर किया जा सकता है। अब आप एक चीज गौर करें कि लैंड रेवेन्यू की माफी नहीं है, ठीक है। लैंड रेवेन्यू की किसी हद, किसी सूरत में भी माफी नहीं है। तो जो वेटिंग पीरियड है वो 10 डेज होगा, जो कि पहले 30 डेज था। प्रोक्लेमेशन के बाद हमने कहा था ना कि 30 डेज, लेकिन अगर यहाँ पे एनिमल्स हैं तो फिर वो 10 डेज। उसकी वजह ये है कि अगर एनिमल्स जो है वो उठा के ले रेवेन्यू वाले, तो जारी बात है जितने दिन वो रहेंगे उतने दिन की उनकी लुक आफ्टर है, उतने दिन का उनका खर्चा है, ठीक है। खुदा खासा इन द मीन वाइल अगर किसी जानवर की डेथ हो जाती है तो और मसला है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उन्होंने कहा है कि जब आपने प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल जो है उसका डॉक्यूमेंट निकाल दिया, ठीक है, सेल का ऐलान कर दिया, तो उसके बाद फिर आप अगर एनिमल्स हैं तो आप फिर 30 दिन नहीं बल्कि सिर्फ 10 दिन वेट करेंगे और उसके बाद उसको नीलाम कर देंगे। पेरिशेबल आइटम्स मस्ट बी सोल्ड बाय ऑक्शन इमीडिएटली फाइनलाइज्ड ऑन द स्पॉट एंड नीड नो कंफर्मेशन। कहता पेरिशेबल आइटम्स जो है ना उसको इमीडिएटली आप ऑक्शन करेंगे, फाइनलाइज ऑन द स्पॉट एंड नीड नो कंफर्मेशन। सेल कंफर्मेशन वगैरह यहाँ नहीं होती है भाई। यहाँ मिसाल के तौर पे वो जो आइटम्स थे, वो जो फल थे, उनकी मालियत बनी 1 लाख रुपया, तो मौके पर पेमेंट होगी, ऑन द स्पॉट, ऑन स्पॉट पेमेंट होगी। और अगर वो पेमेंट नहीं कर पाएगा तो फिर उसी तरह से दोबारा री ऑक्शन में चले। ये जी सेक्शन 109, मोड ऑफ पेमेंट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी when sale is concluded on the spot। mode of payment फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मोड ऑफ पेमेंट क्या है? वन सेल इज कंक्लूडेड ऑन द स्पॉट। तो इसमें मोड ऑफ पेमेंट क्या होगा, ठीक है, और किस चीज के लिए? मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, जब ऑन द स्पॉट जो है वो सेल हुई है। फॉर पेरिशेबल आर्टिकल्स परचेज प्राइस मस्ट बी पेड एट द टाइम ऑफ सेल, उसी वक्त एट द स्पॉट पे करनी पड़ेगी और विद इन टाइम फिक्स बाय द ऑफिसर। ये टाइम आमतौर पे ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता, ठीक है। तो ये घंटों में टाइम दिया जाता है, या मैक्सिमम जो है वो 24 आवर्स का टाइम दे दिया जाता है, इससे ज्यादा नहीं। 24 आवर्स का टाइम भी उस वक्त दिया जाता है जब वो फसल जो है वो इस सूरत में होती है कि वो जैसे कि वो फल या सब्जी नहीं है बल्कि वो फसल है, ठीक है। गंदम है, उनको पता है अगर एक दिन पड़ी रहेगी तो खराब नहीं होगी। लेकिन अगर फल सब्जी है तो फिर तो बिल्कुल नहीं टाइम दिया जाता। फिर वो कहते हैं कि भाई अभी अगर आपने पैसे देने हैं तो उठा के ले जाए, अदरवाइज हम इसको री ऑक्शन करते हैं। इफ पेमेंट इज नॉट मेड, अगर वो शख्स जो है वो उस टाइम पीरियड के दौरान, मिसाल के तौर पे वो जो अब जो जिन्स थी वो गंदम थी जो कि नीलाम हो रही थी, अब वो उसको टाइम दिया गया 24 आवर्स का, 24 आवर्स, और वो पे नहीं कर सका उसमें, तो इमीडिएटली उसको फिर री ऑक्शन किया जाएगा ऑन पेमेंट द ऑफिसर इशूज। लेकिन अगर वो पेमेंट कर देता है, ऑफिसर जो है उसको रसीद इशू करेगा, रसीद देगा और सेल फाइनल हो जाएगी। तो ये था जी हमारा सेक्शन 109, मोड ऑफ पेमेंट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी वन सेल इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन। मोड ऑफ पेमेंट फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी, परचेजर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी नॉन पेरिशेबल मस्ट डिपॉजिट 25% इमीडिएटली आफ्टर द बिड। अगर चीजें जो है वो पेरिशेबल नहीं है, ठीक है, वन सब्जेक्ट नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ट्रैक्टर ट्रॉली है, उसकी कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई हल क्रात थ्रेशर वगैरह कोई ऐसी चीज है, तो सबसे पहले 25% डिपॉजिट करवा देगा वो बंदा इमीडिएटली आफ्टर द सेल, और वो परचेजर डिक्लेयर हो जाएगा। अब उसने बाकी 75% भी पे करना है। इफ डिपॉजिट इज नॉट मेड द प्रॉपर्टी इज री ऑक्शन। अगर वो 25% भी पे ना करे तो वैसे ही जैसे हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी में देखा था, उसको री ऑक्शन कर दिया जाएगा। अगर उसने 25% पे कर दिया, फुल मस्ट बी पेड विद इन 7 डेज। अब यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल और नॉन पेरिशेबल प्रॉपर्टी की फॉर्म में क्या है?
7 डेज का टाइम है। ये एमसीक्यूज का एक पॉइंट है आपका। आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ सेल नेक्स्ट वर्किंग डे इफ हॉलीडे, ठीक है। और 7 दिन में अगर आखिरी दिन जो है वो कहता है अगर हॉलीडे या फ्राइडे बनता है तो फिर उसे अगला दिन जो है वो आखिरी दिन कंसीडर किया जाएगा। असल में ये पुराना चूंकि लॉ है, ये उस जमाने का बना हुआ है जब जुमे को छुट्टी हुआ करती थी, तो इसलिए ये यहाँ पर फ्राइडे का जिक्र आ रहा है और कोई इशू नहीं है। आफ्टर फुल पेमेंट, जब फुल पेमेंट हो जाती है रसीद इज इशू, एक रसीद इशू की जाएगी, ठीक है जी। एंड द सेल बिकम्स फाइनल, सेल फाइनल हो जाएगी। और जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, कोई भी चीज है वो उसको दे दी जाएगी। उसके बाद है जी प्रोसीड्स ऑफ सेल। अब जो पैसे आए हैं कलेक्टर के पास, ठीक है, या तहसीलदार के पास या उसके रिप्रेजेंटेटिव के पास, वो क्या करने हैं? सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड है सेल से पैसे आने। तो यूजेज इसका क्या होगा? फर्स्ट अप्लाई टू द एरियर, सबसे पहले उससे एरियर सेटिस्फाई किए जाएंगे। हमने कहा था एरियर कितने हैं? 6 लाख। अब सेल से मिला आपको कितना? 10 लाख, जो हमने मिसाल ली थी, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं, हम कहते हैं वो 10 लाख का ट्रैक्टर उसका बिक गया। तो सबसे पहले तो ये 6 लाख सेटिस्फाई किया जाएगा। अब पीछे कितने बच जाते हैं? पीछे जो है वो 4 लाख बच। अब इस 4 लाख का क्या होगा? सरप्लस पे टू द प्रॉपर्टी ऑनर, वो प्रॉपर्टी ऑनर को दे दिए जाएंगे। ठीक, ठीक है। 4 लाख आइदर ज्वाइंटली और एज पर रिकॉर्डेड शेयर। अगर वो प्रॉपर्टीज के अकेले के है तो अकेले को दे दिए जाएंगे। अगर उसमें फॉर एग्जांपल 4 हिस्सेदार है तो लाख लाख रुपए सबको दे दिया जाएगा। क्रेडिटर्स कैन नॉट क्लेम सरप्लस अनलेस ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट। अब होता ही है कि जब इस तरह की कोई सेल हो रही है तो कुछ और लोग भी आगे के जी हमारे पैसे भी रहते हैं, तो कलेक्टर जो है उनको एंटरटेन नहीं करेगा। वो कहेगा कि आप जाएं पहले सिविल कोर्ट में, वहां से जाके ऑर्डर लेके आए, प्रूव करें कि आपने वाकई शख्स से पैसे लेने हैं। अगर वो ऑर्डर करेगी, ठीक है, कोर्ट, तो फिर जो है वो हम इसको एंटरटेन करेंगे। तो ये 4 लाख रुपया फिर हम क्या करेंगे? आपको दे देंगे। अदरवाइज जो है पहले कोर्ट में जाके केस फाइल करें। अगर कोई शॉर्टफॉल होता है, मिसाल के तौर पे अब 6 लाख की जो है वो लाइबिलिटी थी उसकी लैंड रेवेन्यू की। अब ये जो बिकती है चीज, वो बिकती है 5 लाख, ट्रैक्टर 5 लाख का बिकता है, स्टिल जो है वो 1 लाख रुपया इसका शॉर्टफॉल है, ठीक है। 1 लाख रुपए का शॉर्टफॉल है। अब क्या होगा? इफ द सेल प्रोसीड्स आर इनसफिशिएंट द बैलेंस कैन बी रिकवर्ड थ्रू फर्दर प्रोसीडिंग और अदर लीगल मींस। तो फिर फर्दर प्रोसीडिंग होगी, उसके पास कोई और चीज है उसको बेचा जाएगा। मिसाल के तौर पे पहले ट्रैक्टर बेचा है, अब ट्राली भी बेच देंगे। ट्राली बेचती है, ट्रैक्टर ट्राली दोनों बेच दी है, तो फिर गाड़ी ले लेंगे उसकी, वो बेच देंगे। यानी उस वक्त तक उस बेचारे की जान नहीं छूटेगी जब तक वो लैंड रेवेन्यू की एरियर पे नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट जो है वो अपने रेवेन्यूज के बारे में बहुत कॉन्शियस है, तो रेवेन्यू के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सेक्शन नंबर 112 है क्लेम टू बी अटैच मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाउ टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। कहते थर्ड पार्टी इन द मीन वाले एक थर्ड पार्टी क्लेम लेके आ जाती है। द थर्ड पर्सन क्लेम्स अटैच्ड प्रॉपर्टी द कलेक्टर मस्ट इंक्वायर। मिसाल के तौर पे अब ये जो कलेक्टर है ये प्रॉपर्टी की सेल कर रहा था, ऑक्शन कर रहा था। कोई शख्स जो है वो आ गया, ठीक है, वो कहता है जी प्रॉपर्टी के ऊपर तो मेरा कोई क्लेम है। वो कहता है जी ये तो प्रॉपर्टी इसकी अकेले की है ही नहीं, है तो प्रॉपर्टी मेरी भी है। सही है, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो तो इसने मेरी हथियाई हुई है प्रॉपर्टी। सही है, इसने मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ, जाली डॉक्यूमेंट बनाए हुए, क्लेम लेके आ गया। ठीक है, क्लेम का क्या मतलब है? उसने दावा दायर कर दिया। दावा ऐसे नहीं होगा, वो बकायदा अदालत में जो है वो एक केस फाइल करके आएगा। अटैच प्रॉपर्टी द कलेक्टर मस्ट इंक्वायर एज पर सेक्शन 27। तो वो दोबारा फिर इंक्वायरी स्टैंड करेगा। उसके बाद एडमिटेड क्लेम, अगर क्लेम इसका वाकई एडमिट होता है, अगर इसका दावा सही साबित होता है, प्रॉपर्टी इज एडजस्टेड, प्रॉपर्टी जो है वो एडजस्ट कर दी जाएगी, उस शख्स की जितनी बनती है उसको दे दी जाएगी। अगर सारी उसकी बनती है सारी दे दी जाएगी। तो अगर क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो फिर उसी तरह से प्रॉपर्टी को सेल किया जाएगा, परचेजर का टाइटल वैलिड रहेगा और सेल प्रोसीड्स आर अप्लाइड एज पर सेक्शन 111। और पिछले सेक्शन के अंदर जिस तरह हमने बताया था कि सेल प्रोसीड का क्या होना है, उसके मुताबिक जो है वो सेल प्रोसीड को इस्तेमाल कर लिया जाएगा। चैप्टर नंबर 9 देखते हैं, रिकवरी ऑफ अदर डिमांड्स बाय रेवेन्यू ऑफिसर, रिकवरी ऑफ सर्टेन एरियर्स थ्रू रेवेन्यू ऑफिसर। कहता है केस ए है, इफ रेवेन्यू इज ड्यू, रेवेन्यू ड्यू हो गया बट अनपेड टू द विलेज ऑफिसर, लेकिन विलेज ऑफिसर को पे नहीं हुआ। विलेज ऑफिसर कौन है? लंबरदार। उसको उसने पे नहीं किया। द रेवेन्यू ऑफिसर मे रिकवर इट डायरेक्टली फ्रॉम द डिफॉल्टर, तो वो फिर डिफॉल्टर से डायरेक्टली रिकवर करेगा। केस बी, बाज़ का ऐसा भी होता है, इफ द विलेज ऑफिसर कलेक्टेड रेवेन्यू बट डिड नॉट क्रेडिटेड टू द गवर्नमेंट, कि लंबरदार ने पैसे तो रिसीव कर लिए लेकिन अपनी जेब में डाल लिए या खुद यूज कर लिए कहीं पे, ठीक है, कि इस्तेमाल करके ठीक है जमा करा दूंगा। इन द मीन वाइल जो मामला हाईलाइट हो गया, रिकवरी कैन बी मेड फ्रॉम द विलेज ऑफिसर, तो फिर उस नंबरदार से उसी तरह रिकवरी की जाएगी जिस तरह उस डिफॉल्टर से रिकवरी की जा रही है। और यहाँ पे भी इसको एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू ही कंसीडर किया जाएगा कि अगर वो नंबरदार पैसे पे नहीं करता तो उसकी जमीन जब्त कर ली जाएगी, बेच दी जाएगी, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसकी जमीन किसी को ट्रांसफर कर दी जाएगी, उसकी जो है वो लेट इन्फॉर्म कर लिया जाएगा उसको। तो ये सारी की सारी सूरतें हो सकती हैं। आर्टिकल नंबर 114 देख लें, अदर सम रिकवरेबल एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। रिकवरेबल एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, कौन कौन से सम है भाई जो एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पे रिकवर किए जा सकते हैं? कोई उसके ऊपर कोई फीस है, कोई फाइन है, कॉस्ट चार्ज, विलेज ऑफिसर सेस वगैरह, कोई भी चीज है जो पे नहीं कर रहा वो,
रेवेन्यू फ्रॉम पास्चर, पास्चर कहते हैं चरागाह वगैरह को, लैंड, वाटर प्रोडक्ट्स, मिल्क, कोई फिशरी, कोई अदर राइट्स हैं जिसके उसने पैसे पे करने हैं, ठीक है। उसके अलावा फी ऑफ इम्बैंकमेंट्स है, कोई आपने बंद वगैरह बनाए हैं, इरिगेशन सॉइल ड्रेनेज वर्क किया, उसके पैसे रहते हैं उसके जिम्मे। गवर्नमेंट वाटर रेट्स हैं, पानी यानी आबियाना वगैरह उसने पे नहीं किया, केनाल इरिगेशन मेंटेनेंस चार्जेस वगैरह उसने पे नहीं किए। इसी तरह श्योरिटी पेमेंट है फॉर सेल सम। श्योरिटी पेमेंट का मतलब ये है, एक शख्स ए था, ठीक है, ये लैंड रेवेन्यू का डिफॉल्टर बन गया, गवर्नमेंट इसकी लैंड ऑक्शन करने लगी। इन द मीनवाइल क्या हुआ कि ये शख्स क्या हुआ, बी को लेके आ गया। उसने ये कहा कि भाई मैं इसकी गारंटी देता हूँ, अगर ये पे नहीं करेगा तो मैं पे करूँ, लेकिन इसको आप 30 दिन का टाइम दे दे। 30 दिन के बाद उस बंदे ने पे ही नहीं किया, तो फिर ये जो श्योरिटी वाला है इसके साथ भी वही सलूक होगा जो कि डिफॉल्टर के साथ हुआ है। तो श्योरिटी पेमेंट जो है वो भी वसूल की जा सकती है। एनी फर्दर सम्स डिक्लेयर्ड रिकवरेबल बाय द गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट, और इसके अलावा कोई भी फर्दर सम जो कि गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज कर दिया टाइम टू टाइम, वो पे करना जो है उसके ऊपर जरूरी है, वो पाबंद है। आर्टिकल सॉरी सेक्शन 115 की बात करते हैं। एप्लीकेशन टू चैप्टर 8 टू सम्स रिकवरेबल अंडर दिस चैप्टर, कहता है सम्स मेंशन्ड इन दिस चैप्टर रिकवरेबल एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड द लायबल पर्सन प्रिंसिपल और श्योरिटी इज ट्रीटेड एज ए डिफॉल्टर। वो कहते हैं कि जो भी आपने पैसे लेने हैं, चाहे वो प्रिंसिपल से लेने हैं यानी मेन पर्सन से, या किसी ने उसकी गारंटी दी है उससे लेने हैं, ठीक है। मेन पर्सन का मतलब, प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन डिफॉल्टर जिसकी जमीन है, या फिर श्योरिटी का मतलब क्या है कि जिसने उसकी श्योरिटी दी है, गारंटी दी है, कहता है जी मैं गारंटी देता हूँ ये पैसे देगा, वरना फिर मैं पे करूंगा। इफ नॉट डिक्लेयर्ड रिकवरेबल बाय other law of the area of land revenue charge on the land, then section 90 procedure applies for the recovery। कहता अगर किसी और लॉ के तहत भी उसको रिकवरेबल बाय अदर लॉ एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू उसको डिक्लेयर नहीं किया गया, तो भी जो है वो अंडर सेक्शन 90 उसको एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है, किसी भी पेमेंट को इस तरह की, और उसको जो है वो पे करवाया ही जाएगा। यानी बात का किसी और जो डिपार्टमेंट्स हैं या और जो अथॉरिटीज है ना, वो भी अपने एरियर्स को एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर कर देती हैं, ठीक है। और वो फिर वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करती है कि ये हमारे एरिया रिकवर करा दे। मिसाल के तौर पे जैसे मैं मिसाल लेता हूँ कि जैसे पीआरए है, ठीक है, इस तरह कोई और जो है वो, तो वो क्या करती हैं कि वो अपने जो जो भी उनके एरियर्स होते हैं, जो लोग पैसे नहीं पे कर रहे होते, उसको उन्होंने अपने एक्ट के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं कि इसको ऐसे रिकवर किया जाए जैसे ये एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू है। तो फिर अफसरान जो है उनको फिर कलेक्टर की पावर दे दी जाती है। कलेक्टर की पावर को एक्सरसाइज करते हुए वो क्या करते हैं कि वो सारा कुछ करते हैं जो यहाँ पर कलेक्टर के लिए लिखा हुआ है। सेक्शन 115A, चार्जेस फॉर रिकवरी ऑफ द ड्यूज अदर देन प्रोविंशियल ड्यूज एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, एनी सम एक्सेप्ट दोज क्रेडिटेड टू द प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड कलेक्टेड एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू विल हैव 2% डिडक्टेड एज रिकवरी चार्जेस, द डिडक्टेड 2% कमीशन क्रेडिटेड टू द प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड। कहते हैं कि ये जो चार्जेस हैं, इनके अलावा अगर कोई और चार्जेस हैं जिनको आपने लैंड रेवेन्यू, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर कर दिया। मिसाल देता हूं मैं आपको, एक हमारे यहाँ पे अथॉरिटी है पीएफए, पंजाब फूड अथॉरिटी। अगर आप इसका एक्ट पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि इसके जो डिफॉल्टर्स हैं उनको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे वो डिफॉल्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू, डिफॉल्टर ऑफ लैंड रेवेन्यू। और इस पर्पज के लिए किसी को कलेक्टर के इख्तियारात दिए जाएंगे, किसी भी ऑफिसर, और वो क्या करेगा, वो लैंड रेवेन्यू उसका पे करवाएगा। सही है। तो अगर अब देखें, इदारा जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी है, और वो इख्तियारात किसके इस्तेमाल कर रहा है, वो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर 2% जो है वो चार्जेस पे किए जाएंगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ठीक है। और वो जहां पर भी वो कहेंगे कि प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड में डायरेक्टली जाने हैं या किसी और अकाउंट में जाने हैं, तो यहाँ चूंकि प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड का ऑलरेडी जिक्र हो चुका है, तो वो पैसे इस तरह से चले जाएंगे। इसी तरह और भी कई डिपार्टमेंट हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पे जैसे पीआरए है, सही है, और इसके अलावा भी कई डिपार्टमेंट हो सकते हैं जिन्होंने कि अपना जो एरियर्स है उसको एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये वक्तन फवक्तन जो है होता रहता है। उसका फायदा ये होता है कि उनको सारे का सारी जो रेमिडीज है वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो रेफरेंस दे देते हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का, अपनी अपने जो बैड डेट्स हैं, अपने जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, उसको एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू का नाम दे देते हैं, ताकि उसके ऊपर वो सारी की सारी जो शिकें हैं वो लगाई जा सकें जो कि बाकी आम एरिया के ऊपर लग। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 10 है सर्वे एंड बाउंड। यहाँ हम बात करते हैं किसकी, सर्वे और बाउंड्रीज। रेवेन्यू सर्वे मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन एनी पार्ट ऑफ द प्रोविंस। देखें जी, कहता बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैज अथॉरिटी, कहता बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये अथॉरिटी है, मे ऑर्डर अ रेवेन्यू सर्वे, कि वो रेवेन्यू सर्वे ऑर्डर कर सकता है थ्रू नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन के थ्रू, जब उसकी जरूरत हो, ठीक है। अब ये सर्वे कौन सा है, ये जमीन का वो सर्वे है जिसके तहत उन्होंने असेसमेंट या रीअसेसमेंट करनी होती है कि इस पे कितना टैक्स लगाना है, ठीक है, या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है उसको अपडेट करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए सर्वे किया जाता है। तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो क्या करेगा, ऑर्डर करेगा कि सर्वे जो है वो कंडक्ट किया जाए व्हेन नीडेड, जब भी जरूरत हो उसकी। तो फॉर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, लैंड रेवेन्यू के सेटलमेंट के लिए, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की प्रिपरेशन के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए, या फिर सिमिलर कोई और पर्पज है उसके लिए। स्कोप क्या है इसका जी, सर्वे
मे कवर एंटायर विलेज, उसमें पूरे विलेज का सर्वे भी हो सकता है, टाउन का भी हो सकता है, पूरी सिटी का भी हो सकता है, लैंड्स और ओनली स्पेसिफिक लैंड या फिर किसी पर्टिकुलर लैंड का। मिसाल के तौर पे कोई लैंड जो है पहले दरिया के अंदर थी, वो दरिया सूख गया है, ठीक है, खत्म हो गया, बिल्कुल उसका रास्ता ही बदल गया, तो वहां पर क्या है कि उसका असेसमेंट करके वहां का लैंड रेवेन्यू, उसका सर्वे किया जाएगा, उसकी असेसमेंट की जाएगी और उनके ऊपर लैंड रेवेन्यू इम्पोज किया जाएगा जो बंदे वहां पर काश्त कर रहे हैं। एग्जाम्पशन क्या है? ऑफिसर्स कंडक्टिंग द सर्वे may exclude certain lands if deemed inexpedient subject to the board orders। किसी लैंड को जो है वो एग्जाम्प्ट भी कर सकते हैं अगर बोर्ड जो है वो ऑर्डर है, जैसे कि लॉ के अंदर लिखा हुआ है ट्राइबल एरियाज का। इसके बाद आ जाते हैं जी सेक्शन नंबर 117 के ऊपर। ये सेक्शन नंबर 117 क्या कहता है? पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू डिफाइन बाउंड्रीज। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटी है कि जी मे ऑर्डर रेवेन्यू सर्वे थ्रू नोटिफिकेशन व्हेन नीडेड इफ द लैंड फॉर द रेवेन्यू सेटलमेंट। ये भी यहाँ पर जो है ना वो मेरा ख्याल है थोड़ी सी मिस्टेक है, 117 और 116 जो है आई थिंक ये दोनों सेम ही जो है वो यहाँ पर कॉपी हो गए हैं। चले आप 117 को जो है ओरिजिनल नोट से पढ़ लीजिएगा, आसान ही है उसका, वो भी इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अगर किसी को समझ ना आए तो फिर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसमें मिस्टेक मौजूद है। 118 को देखते हैं, सर्वे फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। सर्वे फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड, ये कहता है कि नोटिस ड्यूरिंग सर्वे revenue officer may require persons with rights, interest and land to attend personally or by agent and mark boundaries of their rights within the time। सर्वे के दौरान नोटिस रेवेन्यू ऑफिसर में रिक्वायर पर्सन विद राइट्स और इंटरेस्ट, जिनके राइट्स, जिनकी जमीनों का सर्वे हो रहा है, जिनकी जमीनों की जो है ना वो बाउंड्रियां लगती हैं, इन लैंड टू अटेंड, के वो आए और आके अटेंड करें, वहां मौजूद रहें जब सर्वे हो रहा है, पर्सनली और बाय एजेंट, या खुद आ जाए या कोई अपना एजेंट भेज दे, अपने किसी रिश्तेदार को, भाई को, किसी किसी वालद को, किसी को भी भेज दे। एंड मार्क बाउंड्रीज ऑफ देयर राइट्स विद इन अ सेट टाइम, और फिर जो है वो बाउंड्रीज जो है वो मार्क करने के लिए उनको हेल्प भी करें साथ। टेम्परेरी मार्क जो है वो क्या है? मस्ट बी मार्क डिस्क्राइब्ड इन द नोटिस और प्रोक्लेमेशन। नोटिस या प्रोक्लेमेशन में जो लिखा हुआ है उस लिहाज से टेम्परेरी मार्क्स लगाए जाएंगे, ठीक है। वो छोटा सा थड़ा बना देते हैं, ठीक है, या कोई इस तरह की दीवार बना देते हैं, ठीक है, या वहां पर कोई फेंस किस्म की जो चीज है वो लगा देंगे, या वहां पे कुछ झाड़ियां रख देंगे, जो भी उसके अंदर प्रोक्लेमेशन में लिखा हुआ है वो सारे का सारा वो कर लेंगे। पेनल्टी का फेलियर टू कंप्लाई कैन लीड टू फाइन अप टू 50 एट द रेवेन्यू ऑफिसर्स डिस्क्रिप्शन। 50 रुपए तक फाइन हो सकता है। ये बहुत पुराना जो है वो फाइन है, ये उस जमाने में जब 50 जो है वो बहुत बड़ी रकम हुआ करता था, अब इस तरह का फाइन नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि वो पर्सनली अटेंड करेगा, उस जगह पे मौजूद होगा, ताकि बाद में वो ये ना कहे कि वो जी असेसमेंट जो है वो गलत हुई है। असिस्टेंस बी गिवन टू द गिवन बाय द होल्डर्स, होल्डर यानी जिसके पास लैंड होल्डिंग है, यानी कि लैंड ओनर्स हैं या फिर लैंड लॉर्ड है, एंड अदर इन द मेजरमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द लैंड, ठीक है। मेजरमेंट के टाइम वो क्या करेंगे? असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे, मदद करेंगे रेवेन्यू ऑफिसर्स की या विलेज ऑफिसर्स की। ड्यूटी ऑफ लैंड ओनर क्या है? मस्ट प्रोवाइड सुटेबल पर्सन एज फ्लैग होल्डर्स। ये रेड कलर के उन्होंने छोटे छोटे फ्लैग पकड़े होते हैं, और जहां जहां जमीन का जो है उन्होंने डिमार्केट करना होता है, डिस्टिंग्विश करना होता है, बाउंड्री लगानी होती है, तो वहां पर वो लगाते जाते हैं, उसको एरेक्ट करते जाते हैं। एंड चेन मैन, चेन मैन का मतलब होता है उनके पास जो है वो चेन होती है लोहे की, ठीक है, या रस्सी होती है, तो उसके साथ वो क्या कर रहे होते हैं ताकि सीधी लाइनें लगे, किसी किस्म का कोई इबाम ना रहे। टू असिस्ट इन लैंड मेजरमेंट क्लासिफिकेशन ड्यूरिंग सर्वे, तो ये जरूरी है कि फ्लैग होल्डर और चेन मैन, चेन वगैरह के लिए वो बंदे प्रोवाइड करें और वो असिस्ट करें रेवेन्यू स्टाफ को। जरी बात है, रेवेन्यू स्टाफ जो है वो इतना ज्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं है, और पूरे अगर मोजे का सर्वे करना है या पूरे एक तहसील का सर्वे करना है तो ये बहुत बड़ी जो है वो एक्टिविटी है। फेलियर टू कंप्लाई, ऑनर डोंट प्रोवाइड इनफ हेल्पर, अगर जो है वो ऑनर हेल्पर प्रोवाइड नहीं करते तो लेबर हायर की जाएगी और उसका खर्चा फिर उन्हीं से लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ रिकवरी क्या है? एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द कॉन्टीजेंट वंस विल बी चार्ज ऑन द सर्वेड लैंड, तो सर्वे लैंड जो है उसके उससे चार्ज किया जाएगा। एंड रिकवर्ड एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दोज ऑनर्स, ठीक है, एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू फिर उनसे क्या की जाएगी? रिकवरी कराई जाएगी। इसके बाद आ जाता है जी सेक्शन 120 प्रोफेशनल सर्वे क्या है? सर्वे बाय नॉन रेवेन्यू एजेंसी, सर्वे बाय नॉन रेवेन्यू एजेंसी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ऑर्डर सर्वे थ्रू अदर ऑफिसर्स नॉट रेवेन्यू और विलेज ऑफिस। अच्छा भाई, आप किसी आउटसाइडर एजेंसी से भी सर्वे करवाया जा सकता है। अगर पता है कि किसी एरिया में हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है, स्टाफ है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप किसी और से करवा लेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे पंजाब के अंदर जो है सर्वे के लिए एक इदारा है, उसका नाम है अर्बन, इससे करवा सकते हैं, या किसके अलावा किसी और भी प्राइवेट इदारे को आप हायर कर सकते हैं, किसी एजेंसी को हायर किया जा सकता है, उनसे सर्वे कराया जा सकता है। नोटिफिकेशन जो है उसके लिए निकाला जाएगा जिसमें लिखा होगा कि लोकल एरिया, किस एरिया का सर्वे करना है और सर्वे की टाइप क्या होगी, ठीक है, असेसमेंट के लिए हो रहा है, किस पर्पज के लिए हो रहा है। उसके बाद है यार रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाने के लिए हो रहा है। अच्छा देखें, नेम लिखे होंगे,
डेजिग्नेशन ऑफ ऑफिसर्स, चूंकि वो सरकारी अफसरान तो है नहीं तो उनके नेम और डेजिग्नेशन वगैरह लिखे होंगे, उनको बकायदा लेटर इशू किए जाएंगे। काइंड्स ऑफ बाउंड्री मार्क्स टू बी यूज, अच्छा ये भी लिखा होता है उसके अंदर कि बाउंड्री मार्क आपने किस तरह के यूज करने हैं। आपने दीवार बनानी है पक्की, क्या आपने जो है वो मट्टी की दीवार बनानी है, क्या आपने थड़े बनाने हैं, क्या आपने पिलर बनाने हैं, क्या बनाना है, जो भी बनाना है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन करेंगे। पावर ग्रांटेड फ्रॉम नोटिफिकेशन डेट दोज ऑफिसर्स एंड देयर स्टाफ, वो जो भी स्टाफ या ऑडिट उनका जो है वो ऑफिसर्स हैं, वो चाहे वो अर्बन यूनिट से हैं या किसी और पार्टी से हैं, किसी प्राइवेट कंपनी से हैं, हैव द सेम पावर्स एज रेवेन्यू ऑफिसर, तो उनको इस पर्पस के लिए, सिर्फ इस सर्वे के लिए रेवेन्यू ऑफिसर्स की पावर दे दी जाएंगी अंडर सेक्शन 30 फॉर सर्वे पर्पस, सिर्फ इस सर्वे पर्पस के लिए, इसके अलावा बाकी वो कहीं पे इसको एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक है, सिर्फ सर्वे पर्पस के लिए। सेक्शन 121 है पावर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू टू मेक रूल्स फॉर डिमार्केशन ऑफ बाउंड्रीज एंड इरेक्शन ऑफ द बाउंड्री मार्क्स, कहते हैं कि ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पावर है कि वो रूल्स बना सकता है इस पर्पस के लिए। अथॉरिटी किसकी है जी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की। कैन मेक रूल्स फॉर डिमार्केशन ऑफ स्टेट बाउंड्री, स्टेट मार्क बाउंड्रीज को डिमार्क करने के लिए, ठीक है, उसको बताने के लिए कि ये बाउंड्रीज जो है वो ये है, तो उसको वो रूल्स बना सकता है। रूल्स यानी उसमें सारा तरीकाकार सेट होगा कि कौन ये काम करेगा, सुपरवाइज कौन करेगा उसको, ठीक है, काउंटर चेक किस तरह से किया जाएगा, तो सारे का सारा प्रोसीजर इसमें लिखा होगा। रूल्स में क्या होगा? हाउ बाउंड्रीज आर टू बी मार्क, टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ बाउंड्री मार्क्स क्या होंगे, मटेरियल कौन सा यूज किया जाएगा, ये सारी चीजें रूल्स में कवर की जाएंगी। इसके बाद है जी इफेक्ट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री। अच्छा, बाउंड्री सेटलमेंट का इफेक्ट क्या है? फाइनल डिसीजन ऑन पोजीशन ऑफ बाउंड्री लाइन और मार्क, इससे जो है ये बाउंड्री लाइन या मार्क से जो है वो बाउंड्री पोजीशन भी क्लियर हो जाएगी। दो लोग हैं कि इनके दरमियान में ये ए पर्सन है, ए की जमीन है, ये बी की जमीन है, तो जब इनके दरमियान बाउंड्री लग जाएगी तो इनको पता लग जाएगा कि ये जो है वो हमारी जमीन की लिमिट है। फाइनल डिसीजन ऑन राइट्स ऑफ लैंड ऑनर रिगार्डिंग लैंड ऑन आइदर साइड, ठीक है, तो उसके बाद उनके जो राइट्स हैं वो भी उनके ऊपर भी फाइनल डिसीजन इसको कंसिडर किया जाएगा कि ये इसका राइट है, ये इसका राइट है, ठीक है। तो बाउंड्री लाइन है या उनके राइट्स हैं तो वो भी इसी तरह से कंसीडर किए जाएंगे जिस तरह से सर्वे किया जा रहा है। कलेक्टर की पावर क्या है? कैन एविक्ट रॉन्गफुल ऑक्युपायर ऑफ लैंड एडजस्ट नॉट बिलोंग टू देयर होल्डिंग, अगर कोई शख्स जो है कोई रॉन्गफुल ऑक्युपायर है, कब्जा माफी है, कब्जा करके बैठा हुआ है, तो उसको एविक्ट करेगा, ठीक है, उससे बाजियाब कराएगा, उसको वहां से बेदखल करेगा। उसके बाद क्या है जी? एविक्शन डन अंडर रूल्स मेड बाय द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विद गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है, तो रूल्स जो है वो बनाए जाएंगे एविक्शन के लिए कि उसको कैसे निकालना है। वहां सारी बात है, अपनी फैमिली लेके बैठा होगा या कोई और मामलात होंगे तो उसके लिए रूल्स बनाए जाएंगे, ठीक है, और रूल्स के तहत उसको बेदखल किया जाएगा। लेकिन ये हरगिज नहीं होगा कि वो महज इसलिए जो है वो जमीन उसको दे दी जाए कि चूंकि उसकी फैमिली है या उसके मसले मसाइल हैं या कोई और वजह है, तो कोई भी ऐसी रीजन हो जिसकी वजह से उसको इस कब्जे की इजाजत दी जाए, ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो कोई ऐसी चीज मुमकिन नहीं है, हर सूरत में उसको वहां से एविक्ट ही किया जाएगा, वहां से निकाला ही जाएगा। इसके बाद आया था जी सेक्शन 123, पावर टू फिक्स बाउंड्रीज बिटवीन रिवरेन स्टेट्स। रिवरेन स्टेट्स वो होती हैं ऐसी स्टेट्स, ऐसे मोजाजात जो दरिया के करीब होते हैं, जैसे आजकल सैलाब आया हुआ है और दरिया के करीब वाले इलाके जो है वो जेर आब आ गए हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको रिवरेन स्टेट्स कहा जाता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ऑर्डर परमानेंट बाउंड्री इन रिवर अफेक्टेड स्टेट्स, ठीक है, तो यहाँ पर परमानेंट बाउंड्री लगाने का भी जो है वो बताया जा सकता है, कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये एक स्टेट रिवर जो है पहले ऐसे गुजर रहा है, ये पानी जा रहा है, सही है, ये स्टेट के अंदर ड्यू टू सम रीजन ऐसा होता है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कलर में पता लग जाए। ड्यू टू सम रीजन होता ही है कि पानी जो है ना, आपको पता है, वक्त के साथ साथ अपना रास्ता तब्दील करता है। अब यहाँ पर जो है वो एक नेचुरल बाउंड्री भी थी, ये विलेज ए था, ये जो है ये विलेज बी था, ये जो जमीन है पहले विलेज ए के पास आ रही थी, ये विलेज बी के पास आ रही थी, और इनकी आपस में जो बाउंड्री थी वो ये थी कि जी दरमियान में दरिया है, दरिया के इस साइड पे विलेज ए, इस साइड पे विलेज बी, ठीक है। तो आमतौर पे ये जो जमीन की तकसीम होती है वो इस तरह से होती है कि सड़क के इस तरफ, रास्ते के इस तरफ, ठीक है, और इस तरह से दरिया के इस तरफ, नहर के इस तरफ, तो ये जो चीजें हैं इनको नेचुरल बाउंड्री समझा जाता है और इनको यूज किया जाता है, बजाय इसके कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपनी जो है वो कहीं पर किसी जगह पर दीवारें बनाना शुरू कर दे या बाड़ लगाना शुरू कर दे, तो आमतौर पे इन्हीं को जो है वो एज ए बाउंड्री कंसीडर किया जाता है। अब होता ही है कि किसी वजह से दरिया का रास्ता तब्दील हो जाता है। अब देखें, जो ये जमीन पहले किसके पास थी? विलेज ए के पास। अब दरिया का रास्ता इस तरह तब्दील होता है कि अब दरिया ऐसे बहना शुरू कर, अब ये दरिया इस तरह बह रहा है, अब ये जमीन किसके पास आ गई? अब दरिया के इस तरफ आ गई। हमने तो कहा था कि दरिया की जो वेस्टर्न साइड है, ठीक है, ये वाली साइड है, इस साइड की जमीन विलेज बी की है, अब ये जमीन इस तरफ आ गई। तो पहले होता ये था कि इस तरह की जमीनों की वजह से बहुत ज्यादा मसले मसाइल होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, ठीक है, तो इसको फिक्स करने के लिए ये भी किया जा सकता है कि वहां पर कोई परमानेंट जो है वो निशानात लगाए जा सकते हैं, ठीक है, परमानेंट निशान लगाए जा सकते हैं कि ये भाई ये वाली जो लिमिट है ना, इस तरह ये जो लिमिट है
ये इस गांव की है, ये लिमिट जो है वो इस गांव की है, ठीक है। तो इस तरह के निशान लगाए जाएंगे कि वो पानी से बहे ना। जिस तरह से वो उन्होंने टीयर वगैरह लगाए होते हैं या पाइप लगाए होते हैं जो कि बताते हैं कि पानी इस वक्त कितने क्यूसिक यहाँ से गुजर रहा है। तो इस तरह का भी कोई काम किया जा सकता है। तो कोई भी जो है वो यहाँ पर मैयर इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखिए जी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ऑर्डर परमानेंट बाउंड्री इन रिवर इफेक्टेड एरियाज, ठीक है, स्टेट्स। तो परमानेंट बाउंड्री भी लगाई जा सकती है। कलेक्टर फिक्सेस एंड डिमार्केट्स बाउंड्री कंसीडरिंग हिस्ट्री, राइट्स एंड इक्विटी। तो हिस्ट्री को देखते हुए, राइट्स को देखते हुए, इक्विटी, इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए वो बाउंड्री डिमार्केट कर दी जाएगी। बाउंड्री बिकम्स परमानेंट ओनली द कमिश्नर अप्रूवल। कमिश्नर अप्रूवल देगा तो बाउंड्री परमानेंट हो जाएगी। कलेक्टर इंक्लूड्स ऑथराइज रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। तो कलेक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है, इंक्लूड्स जो है वो ऑथराइज रेवेन्यू ऑफिसर है, वो भी शामिल है। जो भी रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो यहाँ पर मजाज है, वो आके इसको, इस काम को सर अंजाम देगा, ठीक है। तो कमिश्नर जो है वो क्या करेगा, उसने तो जस्ट इसको, या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तो जस्ट इसकी जो है वो अप्रूवल देनी है। काम जो है वो तो रेवेन्यू अफसरान नहीं करना है। तो ये इस तरह से ये भी किया जा सकता है, इसकी बाउंड्री फिक्स की जा सकती है। आर्टिकल 124 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ फिक्सिंग बाउंड्री बिटवीन रिवरेन साइड। बाउंड्री फिक्स अंडर सेक्शन 123 आर परमानेंट एंड बाइंडिंग ओवर राइडिंग एनी लॉ, कस्टम और डिक्री। कहते हैं इसको फिर जो है वो माना जाएगा, ये जो भी बाउंड्री फिक्स की जाएगी वो यहाँ की जा रही है, वो यहाँ की जा रही है, वो कहीं भी की जा रही है। उसके बाद है जी, राइट्स इन लैंड गो टू द स्टेट ऑन इट्स साइड ऑफ द फिक्स बाउंड्री। राइट्स इन लैंड गो टू द स्टेट ऑन इट्स साइड ऑफ द फिक्स्ड बाउंड्री। अब ये जो इसके राइट्स है ना, वो इस तरह से दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पे, अब दरिया अगर इधर बहना शुरू कर दिया है तो वो ये कहेंगे कि भाई ये जो जमीन है वो इस साइड वालों की है उतने अरसे में। और जब ये इधर से बहना शुरू हो गया तो वो ये कहेंगे कि ये जमीन जितना अरसा जो है वो दरिया इधर से बह रहा है, तो वो जमीन जो है वो ये वाला जो विलेज ए है इसकी है। और ये दरिया की जो जमीन है उसमें ऐसा होता भी है, ठीक है। इफ वैल्यूएबल राइट ऑफ लैंड गो टू द स्टेट ऑन इट्स साइड ऑफ द फिक्स्ड बाउंड्री, ठीक है। फिक्स बाउंड्री के बाद फिर जो है वो देखे, यही देखा जाएगा। अब मिसाल के तौर पे अगर पहले फिक्स बाउंड्री कर दी गई है तो उसमें एक तो ये है, पहले पुराने जमाने में ये होता था, मिसाल के तौर पे अगर इसके इधर से गुजरना शुरू कर दिया तो ये जमीन ये वाले इस्तेमाल करते थे, विलेज बी वाले इस्तेमाल करते थे। अगर इधर से गुजरना शुरू होता था तो वो यही यूज करते थे। और अगर मिसाल के तौर पे आप फिक्स लाइन आपने यहाँ पे लगवा दी है, ठीक है, और दरिया जो है वो ऐसे आना शुरू हो गया। अब मैं एक तीसरा जो है वो कलर यहाँ पे यूज कर ले, अब दरिया सीधा बहना शुरू हो गया, ऐसे दोनों की जमीनें जो है वो बीच में आ गई है, ठीक है। तो भी क्या होगा, तो जारी बात है वो फिर किसी के पास भी प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अब ये वाली जमीन जो है ये किसकी होगी, ये जो जमीनें हैं ये जो दरिया ने छोड़ दी हैं, ये जमीनें किसकी होंगी। जारी बात है, ऑब्वियसली ये जो है वो एक ही होगी, विलेज ए की, और ये विलेज बी की। जो जो वहां पे लोग जो है वो रहते थे, ठीक है, तो उसके मुताबिक वो जमीनें उनको मिल जाएंगी। If valuable or cultivable land would transfer, collector can suspend transfer until loses the value or cultivatability। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर लैंड किसी को ट्रांसफर हुई है, सही है, अगर लैंड जो है वो किसी को ट्रांसफर हुई है, मिसाल के तौर पे जमीन जो है वो यहाँ पे थी, हमने पहली पहली जो मिसाल ली थी, अब यहाँ पे काम हो गया थोड़ा खराब, मैं इसको डिलीट रेज कर देता हूँ और मैं इसको दोबारा आपके सामने इसको ड्रॉ कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये जमीन है, पहले दरिया गुजर रहा था ऐसे, ठीक है, अब उसने गुजरना शुरू कर दिया ऐसे, ठीक है। जो जमीन पहले इनके पास थी अब इनके पास आ गई है, इस तरफ आ गई है। अब ये दरिया जो है ये खत्म हो गया, तो अब जो जमीन जो है विलेज बी, हमने इसको कहा था ये विलेज बी के पास आ गई है, इनको मिल जाएगी। लेकिन अब जारी बात है, काश तो इन्होंने किया है ना, ए वालों ने। तो जब तक ये जमीन जो है काबिल काश्त है, कल्टीवेबल है, ठीक है, और क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर पैसा लगाया, इस जमीन को लेवल किया होगा, इस जमीन के ऊपर खाद बीज वगैरह बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया होगा, और इसको जमीन को जो है वो इसको इसकी मट्टी वगैरह तब्दील कराई है, बहुत सारी चीजें की होती हैं। तो जब तक ये जमीन कल्टीवेबल है, ठीक है, वैल्यूएबल है, तब तक ये जमीन जो है वो पहले वाले ऑनर के पास ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि पहले जमीन किसके पास थी, ये पहला वाला, ये रिवर का पहला रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है, ठीक है। तो जमीन जो है चूंकि रिवर ए के पास थी पहले, तो ये ए के पास ही रहेगी जब तक जो है वो, ये जमीन जो है वो बिल्कुल सही सही किस्म की फसल दे रही है और काबिल काश्त है। जब ये जमीन फारिग हो जाएगी फिर ये बी वालों को दे दी जाएगी। वंस द लैंड बिकम्स अनफिट, कलेक्टर कैन एंड सस्पेंशन एंड ट्रांसफर ऑफ राइट्स, ठीक है। तो एंड सस्पेंशन एंड कर देगा, ट्रांसफर ऑफ राइट इनको दे देगा। अगर बाद में दरिया अपना रास्ता फिर तब्दील कर लेता है तो जमीन फिर ए वाले विलेज के पास आ जाएगी, वहां पे जो लोग हैं उनको मिल जाएगी। कलेक्टर डिसीजन ऑन कल्टिवेबिलिटी वैल्यू इज फाइनल। तो कलेक्टर का जो डिसीजन है वो यहाँ पर फुल एंड फाइनल कंसीडर किया जाएगा। अच्छा ये बच्चों, ये आप ये ना समझिएगा कि ये जो आम तौर पे जो रूल्स अप्लाई होते हैं जमीन के, ये वो यहाँ पर रिवरेन वाली जो जमीन होती है ना, रिवर की दरिया की बेड में आ जाती है, वहां पर ये वाले रूल्स अप्लाई नहीं होते जो आम सेटल्ड एरिया में होते हैं, ठीक है। ये ऐसे एरिया में होते हैं जो कि जहाँ पे फ्लड का कोई खतरा नहीं होता। तो जो दरिया की जो जमीन होती है उसके लिए रूल्स भी मुख्तलिफ हैं।
तो रिवरेन साइड के रूल्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, ये वाले रूल जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो आई होप कि मैं आपको ये समझा पाया हूँ। ये एक बड़ा टेक्निकल किस्म का जो है वो सेक्शन था, मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को समझ आ जाए। अगर ना भी समझ आए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं अगली किसी और वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। एप्लीकेशन फॉर द इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ राइट्स, इफ द राइट ट्रांसफर इज सस्पेंडेड अंडर सेक्शन 124(2), द ओरिजिनल लैंड ओनर कैन अप्लाई टू द कलेक्ट। अगर राइट ऑफ ट्रांसफर जो है वो सस्पेंड कर दिया, उसने सस्पेंड क्यों किया कि वहां पे जारी बात है जमीन अभी जरखेज थी और वो उससे फसल ले रहे थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई थी, सस्पेंड कर दिया था। ओरिजिनल लैंड ओनर कैन अप्लाई टू द कलेक्टर। तो ओरिजिनल लैंड ओनर जो है वो कलेक्टर के पास आके क्या कह सकता है, अप्लाई कर सकता है। दे मस्ट रिक्वेस्ट एन इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ राइट्स। वो कहेगा कि भाई मुझे जमीन नहीं चाहिए, आप काइंडली ये इसको इसको सस्पेंड ना करें, ट्रांसफर को आप दे दें उनको, सही है, और उसके बदले में हमने उनसे सेटलमेंट कर लिया, वो हमें इतने पैसे दे देंगे। द ट्रांसफर रिक्वायर्स पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन। इस ट्रांसफर के अगेंस्ट क्या होगा, पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन होगी बाय अप्लाइंग लैंड ऑनर्स। ठीक है, लैंड ऑनर फिर उसके लिए क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, फिर उनको कॉम्पनसेशन दी जाएगी। ठीक है, जिसके पास जमीन जा रही है वो कॉम्पनसेशन देगा, और जिससे जमीन जा रही है उसको कॉम्पनसेशन वो मिलेगी। वो कॉम्पनसेशन किस चीज की होगी, जारी बात है उसने जो फसलें वगैरह उगाई हुई हैं उनकी कॉम्पनसेशन होगी। वो कहते हैं जी हम इंतजार नहीं कर सकते, आप फौरी तौर पर जो है ना ये ट्रांसफर कर दें, हमारी उनसे सेटलमेंट हो गई है, वो हमें हमारी फसलों के पैसे दे देंगे। उसके बाद है जी 126, अवार्ड ऑफ द कॉम्पनसेशन आफ्टर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द राइट्स देयर बाय। कहता कलेक्टर हेयर्स एप्लीकेशन, दोनों एप्लीकेंट्स को सुनेगा, नोटिफाई इंटरेस्टेड पार्टीज एंड अवार्ड कंपनसेशन। कंपनसेशन अवार्ड करेगा, वो कहेगा कि जी ये जो टोटल पैसे हैं इसने 15 लाख रुपया लगाया हो, तो आप 15 लाख इनको पे कर दें, जमीन आज आपको ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ऑन द लैंड एक्विजिशन एक्ट, वंस कंपनसेशन इज डिपॉजिटेड, सस्पेंडेड राइट्स ट्रांसफर्ड नाउ टू द न्यू ओनर। तो जो सस्पेंडेड राइट है फौरी तौर पे न्यू ओनर को मिल जाएंगे। अदरवाइज हमने क्या कहा था कि जब तक वो जमीन काबिल काश्त है तब तक न्यू ओनर को नहीं मिलेगी। हाँ, वंस एक दफा जमीन जो है वो अनफिट हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है, किसी भी वजह से, तो फिर उसको मिल जाएगी। ऑन नेक्स्ट 15th में कब मिलेगी, अगर उसने आज भी ऑर्डर किए हैं, आज जो है वो क्या डेट है, आज 2 अक्टूबर है, 2/10/2025 है। अगर आज भी ऑर्डर किए हैं ना मिसाल के तौर पे, तो अगले साल 15 मई ये ट्रांसफर होगी। अब 15 मई को ट्रांसफर क्यों होगी, इसकी क्या वजह है, ठीक है, उसकी वजह आमतौर पर ये ली जाती है कि जो 15 मई है ना उसमें जमीन खाली होती है, कोई फसल वगैरह उस टाइम पे नहीं होती, गंदम की कटाई हो चुकी होती है। ठीक है, ताकि बाद में किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट वगैरह ना आए, सही है, किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट ना आए। तो उस टाइम गंदम की कटाई हो चुकी होती है, नई फसल अभी तक जो है वो बोई नहीं होती, जमीन की तैयारी हो रही होती है। तो इसलिए ये 15 मई की तारीख जो है वो यहाँ पर डिस्कस की गई है। इफ रिफ्यूज्ड मनी गोज टू द ट्रेजरी। अगर कोई शख्स पैसे लेने से इनकार कर दे, वो कहेगा जी नहीं मैंने तो जमीन ही लेनी है, ठीक है, या जो है पैसे देने वाला इनकार कर दे या कुछ हो जाए, तो जो पैसे जो है जो जो पैसे जमा करवाए हुए हैं थोड़े बहुत, वो क्या करेंगे, वो ट्रेजरी में चले जाएंगे। अब देखें ना, जमीन जा रही थी बी के पास, ठीक है, और यहाँ से ये लैंड, और पैसे आने थे किसके पास, ए के पास, रुपीज। ठीक है, अब इसने कहा पैसे भाई थोड़े दिए, मैं नहीं मानता। पहले तो वो मान गया, ठीक है, शुरू में जो फर्स्ट मीटिंग हुई, जो जहाँ पे कलेक्टर ने उनको बुलाया और उनको और उसका कॉम्पनसेशन अवार्ड किया, उस टाइम तो मान गया, और उन्होंने डिसाइड किया कि 1 मिलियन या 1.5 मिलियन, वो हमने 15 लाख डिसाइड किया था, चले 1.5 मिलियन कर लेते हैं। 1.5 मिलियन जो है बी ए को पे करेगा, और ए जो है लैंड जो है वो ट्रांसफर कर देगा बी को। लेकिन वो बाद में उसको किसी ने कहा कि भाई ये तो अब सस्ता जो है वो बेच के आ गए हैं, ये जमीन जो है 25 लाख रुपए की बनती है। वो कहता है जी मैंने पैसे नहीं लेने, मुझे मेरी जमीन ही दें। ऐसी सिचुएशन में भाई फिर उसको जमीन नहीं मिलेगी, फिर ये पैसे जो है वो ट्रेजरी में चले जाएंगे, और ओल्ड राइट जो है एक्सटिंग्विश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। एक तो इसका राइट खत्म हो जाएगा, और दूसरे इसको पैसे भी नहीं मिलेंगे, ये पैसे जो है वो ट्रेजरी खजाने में चले जाएंगे। फिर वो बाद में जाके अप्लाई करे या ना करे, वो बात की बात। उसके बाद है जी वॉलेंट्री ट्रांसफर नॉट अफेक्टेड इफ द पर्सन वॉलेंटरीली ट्रांसफर राइट्स इन लैंड। अगर वॉलेंट्री कर देता है टू द राइटफुल ऑनर, दोज राइट्स इमीडिएटली वेस्ट इन द, यानी कि वो कलेक्टर को जो है वो दरमियान में इन्वॉल्व नहीं करते, वो कहते हैं जी हम आपको अप्लाई नहीं करते, मैं वैसे ही लैंड इसको ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ। दोज राइट्स इमीडिएटली वेस्ट इन द न्यू लैंड ओनर एंड नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू द अर्लियर सस्पेंशन ऑर्डर। तो फिर सस्पेंशन ऑर्डर वगैरह की किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्टली जो है वो जो उसका राइट है वो ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है जी सेक्शन 128, राइट्स ट्रांसफर्ड टू बी लाइबल टू ऑल द इंसिडेंट्स ऑफ द टेन्योर ऑफ द स्टेट इन विच द ट्रांसफर वाज मेड व्हेन द लैंड राइट्स आर ट्रांसफर्ड अंडर सेक्शन 124 से 127 तक, दे पास टू द न्यू स्टेट लैंड ओनर। तो जमीन जो है जारी बात है जो न्यू स्टेट ओनर है उसके पास चली जाएगी। दीज राइट्स कैरी ऑल एग्जिस्टिंग टेन्योर कंडीशन एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, वहां की जो उस मौजे की जो भी कंडीशंस हैं, लाइबिलिटीज हैं उसकी, वो सारी की सारी उसके ऊपर भी अप्लाई होंगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, यानी कि असेसमेंट है, लैंड रेवेन्यू है,
जो पहले वाले पे चार्ज हो रहा हो दूसरे वाले पे भी चार्ज होगा। इसका कहने का मतलब ये है। इसके बाद है जी सेक्शन 129, कॉस्ट ऑफ इरेक्शन एंड रिपेयर ऑफ बाउंड्री एंड सर्वे मार्क्स। बाउंड्री और सर्वे मार्क्स अगर कोई लगाए जाते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, तो ये उनकी बात हो रही है। बाउंड्री एंड सर्वे मार्क्स मस्ट बी इरेक्टेड एंड मेंटेन बाय द लैंड ओनर्स अनलेस गवर्नमेंट डायरेक्ट्स अदरवाइज। तो ये लैंड ओनर की जिम्मेदारी है कि वो बाउंड्री मार्क सर्वे मार्क जो है वो लाजमी लगाए, ताकि पता चले कि ये जो जमीन है ये किस मौजा में आ रही है, किस मौजा के अंदर आ रही है, किस पटवार सर्कल में आ रही है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें लैंड ओनर की जिम्मेदारी है कि वो जमीन के ऊपर इस तरह के मार्क्स लाजमी लगाए। और जो विलेज ऑफिसर है या रेवेन्यू ऑफिसर है वो उनको डायरेक्ट करते रहते हैं और उसको सुपरवाइज भी करते हैं कि वो किसी दूसरे की जमीन जो है वो ना हड़प कर लें। इन सर्टन केसेस कॉस्ट में बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट। कॉस्ट जो है बाज़ का गवर्नमेंट भी बेयर कर लेती है, पेड फ्रॉम द विलेज ऑफिसर सेस, या फिर जो विलेज ऑफिसर के सेस के लिए जो एक फंड इकट्ठा किया गया है ना विलेज ऑफिसर सेस के लिए, 5% हमने बताया था ना लंबरदार के लिए। उसके बाद है जी विलेज ऑफिसर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग डिस्ट्रक्शन अनऑथराइज्ड चेंजेस टू द मार्क। एक तो डिस्ट्रक्शन, वो कोई उन मार्क्स को कोई डिस्ट्रॉय ना करे, तोड़े ना, और दूसरा अनऑथराइज चेंजेस ना करे उसमें, यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर से पूछे बगैर या अनऑथराइज किस्म की जो चेंजेस है वो ना करे। इससे बिकॉज इससे क्या होता है कि लोगों के जो है वो राइट्स मुतासर होते हैं, किसी एक की जमीन जो है वो इसे दूसरे वाली साइड पे चली जाती है। रिकवरी ऑफ कॉस्ट इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट इफ लैंड ओनर फेल्स टू इरेक्ट रिपेयर बाउंड्री मार्क्स विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर वो बना नहीं सके, ठीक है, द रेवेन्यू ऑफिसर्स में डू इट, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर बनाएंगे भाई। द कॉस्ट इज अपॉर्शन अमंग द इंटरेस्टेड पर्सन, जो जिन जिन की जमीनें साथ लगती हैं फिर उनको फिर वो कॉस्ट उसकी डाली जाएगी, सर्टिफाइड टू द कलेक्टर, और फिर कलेक्टर उसको सर्टिफाई करेगा, और यानी कि यही कॉस्ट है। द कलेक्टर रिकवर्स द कॉस्ट एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अगर वो बंदे नहीं पे कर रहे तो फिर एज ए एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा। एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू को मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। उसके बाद आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री एंड सर्वे मार्क्स। ये बाउंड्री और सर्वे मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? एवरी लैंड ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड रिपेयरिंग बाउंड्री सर्वे मार्क्स ऑफ दी हिज होल्डिंग। कि वो अपनी होल्डिंग के बाउंड्री या सर्वे मार्क्स जो है वो लगाए। कोई खाला बनाना है तो वो बनाए, कोई रास्ता बनाना है बीच में बनाए, कोई सड़क बनानी है, किसी भी तरह से उसको डिस्टिंग्विश करना है दूसरे की सड़क तरफ से, तो ये जिम्मेदारी है उसकी के बाउंड्री मार्क्स जो है या सर्वे मार्क्स लगाए। ही इज आल्सो लायबल फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर फॉर एनी ऑल्टरेशन रिमूवल और डिस रिपेयर। अगर रेवेन्यू ऑफिसर किसी भी किस्म के जो है वो कोई खर्चा करता है तो वो भी लैंड ओनर से ही रिकवर करेगा। बट कभी कभार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट चाहे तो वो बेयर कर सकती है, लेकिन आमतौर पे गवर्नमेंट बेयर नहीं करती है, ये लैंड ओनर को ही पे करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट इस मामले में नहीं पड़ती। आर्टिकल सॉरी सेक्शन 132 है रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन और रिमूवल और इंजरी टू द बाउंड्रीज और सर्वे मार्क। अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है सर्वे मार्क्स को तो क्या होगा? विलेज ऑफिसर मस्ट इन्फॉर्म रेवेन्यू ऑफिसर। जो नंबरदार है वो पटवारी को, तहसीलदार को, गिरदावर को, नायब तहसीलदार को, डीसी को, किसी को भी आके बताएगा कि फलां शख्स जो है ना वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है सर्वे मार्क्स को, ताकि जो किसी दूसरों की जमीन है उस पर कब्जा किया जा सके। अबाउट एनी डिस्ट्रक्शन रिमूवल और डैमेज टू द प्रॉपर्टी, डैमेज टू बाउंड्री सर्वे मार्क्स इन द स्टेट। ठीक है, तो वो क्या करेगा? रिपोर्ट लाजमी करेगा। 133 की बात करें, लैंड मेजरमेंट और सर्वे कैन बी बेस्ड ऑन स्क्वायर सिस्टम और रेक्टेंगुलेशन। कहता है जो लैंड की मेजरमेंट है वो रेक्टेंगुलेशन सिस्टम के ऊपर ही होनी है तरह से। ठीक है, खसरा नंबर 1, नंबर 3, खसरा नंबर 4, 5, 6, तो सर्वे जो है वो इस तरह से किया जाएगा। और हमने पढ़ा था कि 1 एकड़ से कम जो है वो कोई भी नहीं होगा। तो इस तरह से जो है रेक्टेंगुलेशन में या स्क्वायर सिस्टम के अंदर हमने इसको शो करना है, मेजर करना है। If the land measurement survey will follow the square rectangulation system with no खसरा number smaller than 1 acre। कोई भी खसरा नंबर है वो 1 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए। यानी ये जो रेक्टेंगल है या ये जो स्क्वायर है हमारा, रेक्टेंगल शेप में भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकता है, तो वो 1 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए। रिजल्ट सॉरी रूल्स में सेट कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन सब डिवीजन ऑफ खसरा और खसरा नंबर्स। तो कहते हैं जी इसके ऊपर रूल्स के जरिए जो है वो इसके टर्म्स एंड कंडीशंस भी सेट की जा सकती है कि ये किस तरह से काम करेंगे, और इसके लिए रूल्स बने हुए हैं। इसके लिए अलग से सेट करने की जरूरत नहीं है, पहले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इसके लिए रूल बनाए हुए हैं। उसके बाद सेक्शन 134 है, ये पेनल्टी से रिलेटेड है। विलफुल डिस्ट्रक्शन, इंजरी और अनलॉफुल रिमूवल ऑफ द बाउंड्री सर्वे मार्क्स कैन इनकर फाइन अप टू ₹500 एज डिसाइडेड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, तो अगर कोई जानबूझ के जो है सर्वे मार्क्स वगैरह को खराब करता है, डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है, तोड़ता है, तो उसको 500 तक जुर्माना हो सकता है, जो कि रेवेन्यू ऑफिसर डिसाइड करेगा। द फाइन कवर्स रिस्टोरेशन कॉस्ट एंड मे रिवॉर्ड इन फॉर। इसके ऊपर जो कॉस्ट जो चार्ज की जा रही है उसे क्या किया जाएगा? एक तो रिस्टोर किया जाएगा उन बाउंड्री मार्क्स को, और दूसरा किसी ने अगर इन्फॉर्मेशन दिया तो उसको चुपके से रिवॉर्ड दे दिया जाएगा कि अच्छी बात है तुमने आके बता दिया। उसे इम्पोजिंग द फाइन डज नॉट प्रिवेंट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 434 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड। अगर किसी शख्स ने जो है वो इस तरह, जारी बात है उसने एक्शन तो किया,
तो ऐसा तो नहीं है कि अगर उसने जो है बाउंड्री मार्क को तोड़ा है, सही है, तो और वो खाली वो ये कहे कि चलें जी मेरे से पैसे लें और जान छोड़ें, मैं जुर्माना दे रहा हूँ ना, तो ऐसे जान उसकी नहीं छूटेगी, बल्कि सेक्शन 434 जो है पाकिस्तान पीनल कोड का, उसके तहत जो है उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी, उस पर एफआईआर लॉन्च की जाएगी। और ये कौन डिसाइड करेगा? ये रेवेन्यू ऑफिसर या जो मौके का कलेक्टर है वो डिसाइड करेगा कि एफआईआर देनी है या नहीं देनी है, या सिर्फ जो है वो इस पर जुर्माना ही लगाना है। तो वो जो है मौके के बेस पे डिसाइड किया जाएगा। तो ये था जी हमारा अप टू सेक्शन 134। तो मैंने कोशिश की है कि जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एक दो सेक्शन जो है यहाँ डुप्लीकेट हो रहे हैं, तो वो आपको ओरिजिनल से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। बिकॉज आपको इससे पहले वाले सेक्शन, बाद वाले सेक्शन जो है, जब आपको समझ में आ गए तो उस एक सेक्शन या एक दो सेक्शन को पढ़ना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट एंड इंटरव्यू। अल्लाह हाफ़िज़।